गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दृष्टि की ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और मेरी आवाज़ वीडियो आपको सब आसानी से दिख रहा है, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप जल्दी से मैसेज कीजिए। अगर वीडियो या फिर ऑडियो में कोई तरह की शिकायत है या आपकी लाइव क्लास में किसी भी तरीके की शिकायत है तो एक बार आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और कल हम लोगों ने सिलोजिज्म को पूरा कवर कर लिया था तो कुछ बचा हुआ नहीं है कल के लिए। तो आज हम सीधे नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। विश्वास रखिए इस चैप्टर से भी आपके एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चैप्टर से भी हर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करिए कि इस चैप्टर को भी अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं। प्राय आप पूछते ही रहते हैं और हम आपको बताते ही रहते हैं। तो इस तरीके की शिकायत तो आपकी नहीं है ना कि आपका डाउट क्लास में रह जाता है? ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है ना मेरे से? जल्दी से बता दीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको हैंड टू हैंड कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को हम यहीं पे निपटा दें। तो एक बार जल्दी से आप लोग जल्दी से मैसेज कीजिए कि भाई आप लोगों को वीडियो या ऑडियो में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट या ट्रिक फॉर्मूला है नहीं, एक आध कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताएंगे और बनाने का तरीका सिखाएंगे जो ज़्यादा जरूरी है। अगर वो आप सीख गए तो समझिए आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे और फिर आप क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए चैप्टर का नाम भी रिवील कर देते हैं। बहुत आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है रैंकिंग एंड सीक्वेंस, श्रेणी क्रम और अनुक्रम कहते हैं इसको हिंदी में। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर सही में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक बार आप लोगों का मैसेज देख ले। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आमना गुड मॉर्निंग, नीता गुड मॉर्निंग, पूजा गुड मॉर्निंग, श्रुति गुड मॉर्निंग, सुनील चौहान गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। तो हम शुरुआत करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से। लॉजिकल रीजनिंग की आज तीसरी क्लास है और टॉपिक का नाम है रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, हिंदी में आप इसको श्रेणी क्रम और अनुक्रम कह सकते हैं, ठीक है ना? श्रेणी क्रम और अनुक्रम कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा कि हर चैप्टर के नाम में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। चैप्टर के नाम से ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है ना। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा रैंकिंग। ये अपने में एक बड़ा चैप्टर, रैंकिंग ही अपने में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ऑर्डर एंड सीक्वेंस मतलब उसका ऑर्डर और सीक्वेंस में अरेंज करना कह सकते हैं। हिंदी में बात करें तो श्रेणी क्रम और अनुक्रम। अभी थोड़ी देर के लिए हम रैंकिंग पे चर्चा कर लेते हैं। रैंकिंग से आप क्या समझते हैं? आप लोग रैंकिंग को बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप भी रैंक के लिए पढ़ रहे हैं ना। आपको भी उम्मीद है कि आप अच्छा रैंक लाओ। हम भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अच्छे रैंक से पास हो, आपको जेआरएफ मिल जाए, है ना? सबका तो शौक जेआरएफ का ही होगा ना। नेट तो चलो मिल जाता है बट सबका शौक तो जेआरएफ का ही होगा। और जेआरएफ लाने के लिए क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे या कह सकते हैं रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। तो रैंकिंग से समझिए क्या समझते हैं। रैंकिंग एक ऐसा वर्ड है जो खुद अपने में बता रहा है कि मतलब ये टॉप से किसी भी कह सकते हैं सीक्वेंस की बात कर रहा हो। जैसे कि अगर हम बोले कि किसी का रैंक 4 है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति चौथे स्थान पे है शुरुआत से और उसके पहले 3 व्यक्ति है जो अच्छा मार्क्स या अच्छे अंक से पास किया होगा। इस बात को आप समझते हैं। अगर हम रैंकिंग 20 की बात करें तो हमें समझ में आ जाता है कि शुरुआत से 20 मतलब उससे आगे 19 लोग हैं। तो रैंकिंग में एक मतलब रैंकिंग से हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये शुरुआत से मतलब किसी भी वस्तु या स्थान या किसी व्यक्ति का मार्क्स या अंक दिया गया है। रैंकिंग से पता लगता है। जब तक कि रैंकिंग में ये वर्ड ना मेंशन किया जाए कि किसी का रैंक पीछे से 25 है तब तक आप उसको अपने मन से पीछे से ना माने। रैंकिंग का मतलब ही हो जाता है शुरुआत से। अगर रैंकिंग के साथ अगर शुरुआत वर्ड ना भी लिखा हो तो आप तनाव ना लें, आपको शुरुआत से ही मानना है। और अगर रैंकिंग में पीछे से लिखा हुआ है तो आपको मान के चलना है कि फिर पीछे से लेना है अगर मेंशन किया है तो। और अगर नहीं मेंशन किया है तो बिल्कुल भी आप उसको पीछे से ना लें, शुरुआत से ही लेना है आपको। ये होता है रैंकिंग। रैंकिंग को समझना बहुत जरूरी है
अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि क्लास में सुनील का रैंक शुरुआत से 5वां है ना, ठीक है सुनील, आपका रैंक अगर शुरुआत से हम कह दे 5वां है, तो आप मान के चलेंगे कि आपसे पहले 4 लोग होंगे जिसने आपसे अच्छे रैंक लाए होंगे। नाराज नहीं होना है सुनील कि आपको मैंने रैंक 5 बोल दिया, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति का रैंक पीछे से 25 है, तो आप मान के चलेंगे कि वो पीछे से 25 है ना, पीछे से 25, तो नीचे से वो 25 होगा। जब तक कि उसमें नीचे या पीछे वर्ड मेंशन ना किया हो, आप अपने मन से उसको नीचे या पीछे नहीं मानेंगे, इस बात को आप मान के चलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्या होगा, फिर गलती हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि गलती हो गई। ठीक है, तो आपको इस बात को मान के चलना है कि रैंक हमेशा शुरुआत से लिया जाता है, और पीछे से जब तक मेंशन ना किया हो तो हम उसको पीछे से कभी भी नहीं लेंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, रैंकिंग से आप समझ गए। अब इसी को रैंकिंग को ना ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ही इस चैप्टर को बनाया गया है। तो हम कहेंगे कि इस चैप्टर का निर्माण इसी वजह से हुआ है कि किसी व्यक्ति का रैंक या स्थान हमें अरेंज करना है। ठीक है, श्रेणी क्रम और अनुक्रम, इस बात को आप समझ गए, इसी से, उसी को हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम और अनुक्रम। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो समझना, उसको समझिए। रैंकिंग लिखा है तब तो आप कह रहे हैं ना शुरुआत से, लेकिन सपोज करिए अगर रैंकिंग वर्ड ना दिया गया, ऐसे दिया होगा कि किसी व्यक्ति का स्थान 5वां है, तब आप क्या करोगे? किसी व्यक्ति का स्थान मान लेते एक रेखा पे 5वां है, वो कह दे, तो रेखा ये है। अब इस रेखा पे स्थान 5वां होने का मतलब आप अपने मन से कहां रखोगे, आगे से या पीछे से? तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब क्वेश्चंस में आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्वेश्चंस के अंदर फिर लिखा होना चाहिए किसी व्यक्ति का स्थान दाएं से 5वां है या बाएं से 5वां है, या शुरुआत से 5वां है या पीछे से 5वां है। अगर दायां बायां की बात करें तो अगर सभी का मुख उत्तर की ओर है और मान के यही चलना है, तो हमेशा मानिएगा कि दायां इधर होता है, मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो राइट, और अगर बायां की बात करें तो बायां इधर है, और हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं लेफ्ट। तो दायां और बायां का ध्यान रखना है, ये गलती मत करिएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये है, तो दायां इधर और बायां इधर। अगर कहे कि एक का स्थान दाएं से 5वां है, तो दाएं से 5वां, तो हमें मान के चलना है कि इधर से 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है ना यहाँ पे बैठा है। अगर कह देगा कि पूजा का स्थान बाएं से 8वां है, तो हमें मान के चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पूजा 8वें स्थान पे बैठी है। आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, तो दायां और बायां मेंशन कर दे तभी आप रखेंगे, और अगर ना मेंशन करे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको रख सकोगे। समझ पा रहे हो ना, ये बात जरूरी है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। दायां और बायां मेंशन होना चाहिए अगर रैंकिंग वर्ड ना दिया गया हो, क्योंकि इसमें कोई रैंक नहीं होता। दूसरी बात, अगर ये कह दे किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से 5वां है, ठीक है, तो ऊपर से 5वां का मतलब आप फिर ऐसे लाइन बना लो, है ना, ऊपर से 5वां 1 2 3 4 5, तो मान लेते हैं वो व्यक्ति, चलो ठीक है इस बार लिख लेते हैं आमना, है ना, उसका स्थान ऊपर से 5वां है, तो 5वें स्थान पे, तो हम ऐसे दिखा दिए कि भाई ऊपर से 5वां है। कोई व्यक्ति अगर नीचे से 7वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि कोई व्यक्ति रहे x जो नीचे से 7वां है। ठीक है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। रैंकिंग एंड सीक्वेंस में सबसे जरूरी बात यह है जो आपको मैंने सिखाया है, एक तो रैंकिंग का कॉन्सेप्ट और दूसरा लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें गलती मत कीजिएगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसे है तो जाहिर सी बात उसका राइट इधर लेफ्ट इधर होगा, कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो उसका राइट इधर लेफ्ट इधर होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लेफ्ट में अब कोई नहीं बैठा है, इसके राइट में बहुत लोग बैठे हैं, इसके लेफ्ट में बहुत लोग बैठे हैं, इसके राइट में कोई नहीं बैठा है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए कि यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। ठीक है, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया, जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था जानना आपके लिए। अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखिए, कॉन्सेप्ट 1, ठीक है, और नोट करते जाइएगा, जरूरी बात है। मान लेते हैं कि एक रेखा है, ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन है ना, ये दायां है और ये बायां है।
क्लियर। अगर कहे कि एक व्यक्ति का स्थान बाएं से पांचवा है, बाएं से पांचवा है, मान लेते हैं एक व्यक्ति का स्थान बाएं से पांचवा है, वो व्यक्ति है ए, और मैंने इसको डिनोट किया है बाएं से पांचवा, तो इधर एरो लगाया है, पता लग रहा है कि बाएं से पांचवा है। उसी व्यक्ति का स्थान दाएं से मान लेते हैं सातवां है, उसी व्यक्ति का स्थान दाएं से सातवां है ना, ये इसका स्थान दाएं से सातवां। एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं से, एक ही व्यक्ति का स्थान दाएं से, या एक ही पॉइंट का, व्यक्ति की जगह समझिए, एक ही पॉइंट का स्थान बाएं से, एक ही पॉइंट का स्थान बाएं से दिया गया हो, सॉरी दाएं और बाएं से दिया गया हो, तो इसमें कुल व्यक्ति की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेफ्ट पोजीशन, या कह सकते हिंदी में बायां प्लस दायां पोजीशन और माइनस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। आप इस बात को याद रख सकते हैं, कुल व्यक्ति के जगह कुल महिला, कुल छात्र, कुल पदों की संख्या, कुछ भी यहां पे हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो अभी स्टार्ट ही किया है, अगर थोड़ा बहुत लेट है तो आप देख लीजिएगा शुरुआत से। तो एक ही व्यक्ति या एक ही पोजीशन का दायां और बायां से स्थान अगर पता हो आपको, तो पंक्ति में व्यक्ति या महिला या जो भी लोग बैठे हो उसकी कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन माइनस 1, बायां प्लस दायां पोजीशन माइनस 1। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर माइनस 1 क्यों करते हैं, समझिए, बिना बताए नहीं जाएंगे। जब आप बायां पोजीशन जोड़ेंगे तो यहां तक लिया आपने, मतलब ए का पोजीशन भी लिया आपने, अगर दायां से जोड़ेंगे तो फिर से आपने ए का पोजीशन जोड़ा, मतलब आपने 2 बार ए का पोजीशन ऐड किया है, इसलिए मैंने एक कम कर दिया कि भैया एक हटा दो, है ना। यहां से यहां ए, यहां से यहां ए, मतलब 2 बार ए जोड़ा। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो समझिए कि अगर हम इसको आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 12 में 1 जाएगा तो 11, मतलब इस पूरे रो में 11 लोग बैठे। कितना लोग बैठे, 11। अब हम आपको एक जनरल बात बताते हैं कि ये फॉर्मूला सही में गलत है या सही है, इसको चेक करा देते हैं। मान लेते हैं कि ए का पोजीशन बाएं से पांचवा है, तो ए से पीछे कितने लोग बैठे हैं मेरे भाई, 4। अगर ए का पोजीशन दाएं से सातवां है तो ए से बाद कितने लोग बैठे हैं मेरे भाई, 6, है ना, क्योंकि 6 ही लोग बैठे हैं तभी तो सातवां है। अब ए से पीछे 4 लोग, ए से आगे 6 लोग, तो टोटल लोग कितने हो गए भाई, 4 और 6, और ए खुद भी तो बैठा है, तो 4 6 10 और 1 11। तो आप चाहो तो जैसे बनाना है बना लो, आप चाहो तो मैनुअली तरीके से बना लो, चाहे तो आप फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रख लो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक ही पोजीशन या एक ही व्यक्ति के दाएं और बाएं का स्थान पता करके एक घटाने से पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति या कुल छात्रों की संख्या पता लग जाती है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और इसे आपको जानना चाहिए, इसे आपको क्या करना है, जानना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब है कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। भाई रैंकिंग सीक्वेंस आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा कि कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। मुझे लगता है कि मैं ना बच्चों के साथ इंटरेक्ट होके पढ़ाता हूँ, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है मैं उसको जान लेता हूँ कि उनके मन में यही चल रहा होगा कि कितना आसान तरीके से मैं सीखूं चीजों को, तो मैं उसी तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरी जितनी भी क्लासेस देखे होंगे आपको पूरा लगा होगा कि हाँ सही बात है, एकदम ग्राउंड लेवल से सिखाने का प्रयास करते हैं आपको, कि आपको कोई शिकायत ना रहे। अगली बार जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखे, कि जैसे कुछ बच्चे को लग रहा था कि कल मेरा 24 ही सही हुआ है, तो अगली बार उसको ये फील हो कि इस बार मैं 42 सही करके आई हूं या 44 सही करके आई हूं, तो कितनी खुशी होगी। उस समय जरूर मेरी याद आएगी कि हाँ यहां पढ़ के या सर से पढ़ के फायदा हुआ था। तो आप बिल्कुल तनाव ना लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, फिर से यहाँ पे एक लाइन हमें बनाना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है। इस बार क्या हुआ ना कि इस बार दिया गया कि पंक्ति में बैठे छात्रों की संख्या
मान लेते हैं 50 दी गई, कितना दी गई हो 50। एकदम ध्यान से सीखिएगा। कोई व्यक्ति है, सपोज कर लेते हैं कि यहां पे m बैठा हो, है ना, जिसका बाएं से पोजीशन है 18, जिसका बाएं से पोजीशन है 18, तो उस व्यक्ति का आपको दाएं से पोजीशन निकालना है, उस व्यक्ति का दाएं से पोजीशन आपको निकालना है। या एक व्यक्ति का, चलिए अभी ऐसे रहने दीजिए, उस व्यक्ति का दाएं से पोजीशन बताना है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप पहले मैनुअल तरीका सीखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे मेरे भाई 50 बैठे हैं। अब एक बात बताइए, इधर अगर यहां से m का पोजीशन दाएं से, सॉरी कहां है, बायां, बाएं से 18 है, बायां दायां लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो। अगर बाएं से 18 है तो जाहिर सी बात है इससे पीछे 17 लोग बैठे हैं ना, तो हम कहेंगे कि इससे पीछे 17 लोग बैठे हैं, तो यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं, तो 50 में 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा 33। तो हम कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक 33 लोग बैठे हैं। इसका मतलब ही हो गया ना कि दायां से जो ये पोजीशन है वो कितना है भाई मेरे 33, कितना है 33, समझ गए ना। अगर इसको फॉर्मूला की बात करें तो यहां पे लिखेंगे दायां या बायां पोजीशन, एक ही बार फॉर्मूला लिख देंगे, दायां या बायां पोजीशन बराबर टोटल माइनस दायां या बायां पोजीशन और प्लस एक क्यों करते हैं समझिए मेरे भाई। जब आप 50 में से 18 घटा दोगे, दायां या बायां पोजीशन घटाते हो, तो साथ में उस व्यक्ति का पोजीशन भी आप घटा देते हो। तो भाई जब उस व्यक्ति का पोजीशन घटा दोगे तो उस व्यक्ति का पोजीशन बताने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा ना। वहां एक घटाते थे क्योंकि 2 बार जोड़ देते थे, यहां इस बार उसी को घटा देते, एक ही और उसको भी भगा देते हैं, तो एक जोड़ के उसको लाते हैं। अब देखिए मैंने आंसर 33 लाया था, इससे भी आएगा। टोटल है 50 में 18 घटा दिए, एक जोड़ दिए, देखिए 50 में 18 32, 32 से 33, तो इसका दाएं से स्थान कितना है भाई 33। अब हम आपको चेक कराते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि एक व्यक्ति का बाएं से स्थान, एक व्यक्ति का दाएं से स्थान दिया हो तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, बायां पोजीशन दायां पोजीशन दोनों को जोड़े और एक घटाए, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो 51 में एक घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और मैंने कहा था कि व्यक्तियों की संख्या 50 है। तो मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो आपको करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल तनाव ना लें और आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो। क्लियर है? अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। 2 कॉन्सेप्ट बताया, अब यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार आप लोग मैसेज कीजिए कि हाँ यहां तक मुझे कोई डाउट है या नहीं। जल्दी से एक बार बता दीजिए। ओके, श्रुति कह रही है कि सही में आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, थैंक्स इतना सरल तरीके से समझाने के लिए। अच्छा चलो अच्छी बात है, एक ही बच्चा लेकिन तारीफ किया, बताओ इतना मेहनत करते हैं और एक ही बच्चा तारीफ करे तो कितना दुख होगा। तारीफ तो सबको करनी चाहिए ना। देखो तारीफ जो है ना वो एप्रिसिएशन होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। वैसे तो मुझे पता ही है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप नहीं भी बोलोगे तो मुझे पता है। आप अपने बैच में नहीं बोलोगे, किसी और बैच में मुझे तारीफ मिलती है। मेरे पास तो बहुत सारे बैच हैं, अभी आपकी क्लास खत्म करूंगा, फिर एक नया बैच है, फिर शाम में पढ़ाना है, फिर सुबह पढ़ा के ही आया हूँ, तो मुझे तो पता ही है। मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, कई बार क्या होता है इस बैच का बच्चा उस बैच में नाम याद आ जाता है, ठीक है ना, तो मुझे तो पता है, लेकिन बोल दोगे तो और अच्छा लगेगा। एक बच्चे का मैसेज आया फर्स्ट को दोबारा बता दीजिए, एक का आया सेकंड को दोबारा बता दीजिए, तो इसका मतलब है कि दोनों को दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है चलिए, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट 1 ये है कि एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का दायां या बायां से पोजीशन दिया गया हो, ध्यान से सुनिएगा, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान के दाएं या बाएं से पोजीशन दिए गए हों तो उस पंक्ति में व्यक्ति या छात्रों या पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बायां पोजीशन प्लस दायां पोजीशन
एक ही व्यक्ति का -1। -1 क्यों करते हैं? जब आप एक ही पोजीशन और एक ही व्यक्ति का दायां और बायां से स्थान जोड़ते हैं ना, तो आप उस व्यक्ति और पोजीशन का 2 बार स्थान जोड़ लेते हैं, इसलिए उसको 1 घटा के हम कुल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ए का बायां से पोजीशन 4 है, 5 है और ए का दायां से पोजीशन 7 है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 5 + 7 - 1 11 होता है। अगर इसको हम मैनुअली तरीके से समझें कि कोई व्यक्ति का स्थान 22 से 5 है, तो उससे पहले कितने लोग बैठे हैं? 4। कोई व्यक्ति का स्थान दायां से 7 है, तो उससे पहले कितने लोग बैठे हैं? 6। दोनों को जोड़े तो टोटल हो गया 10। ए का भी तो स्थान जोड़ना है, तो ए का पोजीशन 1, मतलब ए एक व्यक्ति है, तो 4 6 10 और 1 11। यहां भी 11, यहां भी 11। समझ में आया? तो अगली बार आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कुल व्यक्ति पदों की संख्या = बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1। ठीक है, और ये है इसका मैनुअल तरीका जो मैंने आपको समझाया है। कॉन्सेप्ट 1 किसी को दोबारा कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए सेकंड बताते हैं। सेकंड को भी दोबारा बताएंगे भाई, फर्स्ट बताएंगे तो सेकंड तो ऑब्वियसली बताना पड़ेगा। अब है कि अगर पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या दी ही गई हो और आपसे कोई एक पोजीशन दिया गया हो किसी व्यक्ति या स्थान का, चाहे वो लेफ्ट से या राइट से, तो तनाव नहीं लेना। अगर लेफ्ट से दिया है तो राइट निकाल लोगे, राइट से दिया है तो लेफ्ट निकाल लोगे। कैसे कि अगर दायां पोजीशन निकालना हो या बायां पोजीशन निकालना हो तो क्या करोगे? टोटल में दायां या बायां घटाओगे। अगर बायां दिया गया होगा तो दायां घटाओगे, और अगर यहां दायां दिया गया होगा तो बायां घटाओ, है ना। सॉरी, अगर दायां पूछेगा तो बायां घटाओगे, अगर बायां पूछेगा तो दायां घटाओगे। और +1 इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप कुल में किसी व्यक्ति या स्थान का पोजीशन घटाते हो ना, तो साथ में उस व्यक्ति का भी पोजीशन घटा के भाग जाते हो आप। तो आपको भागना नहीं है, साथ में 1 जोड़ दीजिए कि उस व्यक्ति का पोजीशन हम बता दें। तो जैसे आपने 1 जोड़ा, आपने उस व्यक्ति का पोजीशन बता दिया। तो मान लेते कि पंक्ति में बैठे छात्रों या व्यक्तियों की संख्या 50 है। एक व्यक्ति का पोजीशन बाएं से 18 था, तो हम कहेंगे कि 50 में 18 घटाए और 1 जोड़े तो इसका दाएं से पोजीशन 33 आ गया। अब 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए आप ये सीखो कि अगर किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान 18 है, दाएं से स्थान 33 है, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 33 + 18 - 1, कॉन्सेप्ट 1 पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो 51 में 1 जाएगा तो 50। हमने दिया भी था कि पंक्ति में बैठे छात्रों की संख्या 50। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आ गया, जल्दी से बताइए किसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में दिक्कत था? यासिक को। यासिक, आपको समझ में आ गया, प्रियल को समझ आ चुका है, सुनील को भी आ गया, आमना को भी आ गया, मोस्ट प्रोबेबली सबको समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। श्रुति, आपको भी समझ में आ गया होगा, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 3 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। कॉन्सेप्ट 3। अब देखिए कॉन्सेप्ट 3 के बाद सीधे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और कॉन्सेप्ट 3 थोड़ा सा कह सकते हैं कि समझ जाइए कि आपके लिए समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मैं आपको समझा दूंगा। बच्चे जनरली गलती यहीं पे करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में गलती होती है। ठीक है, क्लियर। कॉन्सेप्ट का नाम है ओवरलैप। ओवरलैप वाला जो केस होता है, एकदम ध्यान से सीखिएगा, एकदम बिल्कुल तनाव मुक्त होके। अगर तनाव ले लेंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। अब एक व्यक्ति ने दो व्यक्ति को लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि इधर है मेरा बायां पोजीशन और इधर है मेरा दायां पोजीशन। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का स्थान ए है, जो उसका बायां से पोजीशन है 12, और एक व्यक्ति है मान लेते हैं बी, उसका दायां से पोजीशन है 8। ठीक है, दायां से पोजीशन है 8,
और अगर कहे कि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो ए का स्थान, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, तो ए का स्थान दाएं से, या कह सकते हैं ए का स्थान बाएं से 25 हो जाता है। ए का स्थान बाएं से अब 25 हो जाता है अगर इसने स्थान बदल लिया, और बी यहां आ गया, ठीक है ना, इसने क्या किया, स्थान को बदल लिया। तो अब पूछेगा कि बी का दाएं से स्थान, नया स्थान क्या होगा, बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चंस क्या था। दोबारा सुनिए कि ए का स्थान बाएं से 12वां, बी का स्थान दाएं से 8वां है। ए और बी ने अपना स्थान आपस में बदल लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो ए का स्थान बाएं से 25 हो गया, तो बी का स्थान दाएं से क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सुनिए, अब एक बात बताइए, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आइए कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे मैंने क्या बताया था कि एक ही व्यक्ति या एक ही पोजीशन का दायां या बायां से स्थान दिया गया हो तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या बहुत आसानी से आप पता कर लोगे। आप देखो कि ये जो पोजीशन है ये दाएं से 8वां है, ये जो पोजीशन है ये बाएं से 25वां है, तो हम नहीं कहेंगे कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 + 25 और -1, जो कितना है 32। हमें अभी ए बी को देखना ही नहीं, हमने पोजीशन देखा कि भैया ये पोजीशन का दाएं से स्थान 8वां, इस पोजीशन का बाएं से स्थान 25वां, तो टोटल व्यक्ति बैठे हैं 32। अब आ जाइए दूसरे कहानी पे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कुल दी गई हो और किसी भी पोजीशन दिया गया हो, चाहे वो लेफ्ट या राइट, तो हम दूसरा पोजीशन निकाल लेते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई बी का पोजीशन बाएं से बताइए, तो पहली बात आप जानिए कि इस पोजीशन का दाएं से क्या स्थान, बाएं से स्थान क्या है, वो दाएं से पूछ रहा है। बायां से स्थान 12 दिया है, तो आप दाएं से स्थान नहीं निकाल लोगे इस पोजीशन का, उस पोजीशन पे जो बैठा है उसका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये पोजीशन का बाएं से स्थान 12 है और टोटल व्यक्ति है 32, तो 32 में 12 घटा दिए और 1 जोड़ दिए, तो बी का पोजीशन दाएं से पता नहीं लग जाएगा 21। तो कहेंगे कि अब बी का जो नया पोजीशन है ना बाएं से, वो हो जाएगा 21। समझ गए, बी का जो नया पोजीशन है ना वो दाएं से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप कहीं से भी चेक करो, 21 12 33, 1 घटाएंगे 32, 25 8 33, 1 घटाएंगे तो 32। यहां से भी कुल निकालोगे 32 आएगा, यहां से भी कुल निकालोगे तो 32 ही आएगा। क्लियर मेरे भाई, किसी को डाउट। ये खूब क्वेश्चन आता है इंटरचेंज वाला। पोजीशन का बहुत ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट खूब करते थे ना बचपन में, लेफ्ट राइट परेड करते थे एनसीसी में। क्लियर है। चलिए अब इसी का अभी यही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चलेगा, अभी इसी पे कंटिन्यू बातचीत करेंगे। मान लेते एक लाइन है, अब फिर से 2 व्यक्ति रहेंगे। ए का पोजीशन बाएं से 5वां, बी का पोजीशन दाएं से मान लेते 7वां। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, बताइए। ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं बताइए। बता पाएंगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कि पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। कैसे निकालेंगे पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक ही पोजीशन का लेफ्ट राइट नहीं दिया गया है, यहां अलग है यहां अलग है, तो हम कहेंगे कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन चलिए हम कहेंगे कि कुल लोग जो है ना 15 है, अब बता दीजिए। हम कहेंगे कुल लोग 15 है, तो अब बता दीजिए। तो भाई कुल लोग 15 है, तो हम देख पा रहे एक व्यक्ति दाएं से 7वें पोजीशन पे है, एक व्यक्ति बाएं से 5वें पोजीशन पे है, तो यहां तक 7 लोग बैठे हैं, यहां तक 5 लोग बैठे हैं, तो यहां तक और यहां तक मिला के कितने लोग बैठ गए? 7 5 12, 12 लोग बैठ गए। इसका मतलब ही है ना कि 3 लोग बीच में बैठे हैं, तभी तो 15 हुआ। देखिए 12 3 15, ऐसे भी सोचिए 7 लोग बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना 15। तो छोटा सा नंबर इसलिए लिया था जिससे कि आपको
गिन के भी सिखा सके मैनुअल तरीके से। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया कि कैसे हमने इसको बीच में निकाला। पूजा का मैसेज आ रहा है, एक बार और समझा दो कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, अभी समझाते हैं, पहले इसको समझिए, वो अभी समझाते हैं, है ना। पहले इसको समझिए, थोड़ा आसान है कि जब एक व्यक्ति का दाएं से स्थान और एक व्यक्ति का बाएं से स्थान दिया गया हो और पुल दिया गया हो, तो आप बीच का पोजीशन आराम से, इस दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं आराम से निकाल लेते हो। लेकिन दिमाग आपका तब थोड़ा सा खराब होता है जब ये स्थिति आ जाती है कि पुल दिए गए हो। अब दूसरा क्वेश्चन है, पुल दिए गए हो 20, ये पहला था, अब ये हम दूसरा कर रहे हैं। पुल दिए गए हो 20 और एक व्यक्ति का बाएं से स्थान मान लेते हैं कि 15 दिया गया हो, ठीक है, और एक व्यक्ति का स्थान दाएं से अगर 12 दिया गया हो, तो कहेंगे कि इस दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, जल्दी से बताइए, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस दोनों के बीच कितने लोग बैठे, फिर से वही काम करेंगे कि अगर यहां तक 15 लोग बैठे हैं और यहां तक 12 लोग बैठे हैं, तो टोटल अगर मान लेते इस पोजीशन और इस पोजीशन तक ही व्यक्तियों की संख्या पता करें, तो 15 और प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27। अच्छा एक बात बताइए, यहां तक बैठ के और यहां तक बैठ के ही 27 आ रहा है और आप कह रहे हो कि कुल 20 है, तो मजाक नहीं हो गया? अगर बीच में अगर एक व्यक्ति भी गलती से बैठ जाएगा, एक व्यक्ति भी, तो कुल हो जाना चाहिए 28। मिनिमम एक भी तो बैठे, मिनिमम एक भी तो बैठे, शून्य तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का पोजीशन अलग है। तो एक भी अगर व्यक्ति बैठ रहा है तो 28 आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो 20। या तो क्वेश्चन गलत है या आप गलत हो। तो ना क्वेश्चन गलत है ना मैं गलत हूं। समझने का खेल है। समझने का खेल ये हुआ कि ये लोग ऐसे नहीं बैठे, ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे। ओवरलैप का मतलब या तो ए बी के बाद होगा या बी ए के पहले होगा। समझ रहे हैं? ए या तो ए जो है ना, या तो बी को क्रॉस कर गया होगा या बी जो है ना ए को क्रॉस कर रहा होगा, उसी को कहते हैं ओवरलैप। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप जोड़ के देख लेना, अगर जोड़ के देखने के बाद अगर कम पड़ रहा है तो ये दोनों दूर दूर बैठा है। समझ गए? अगर जोड़ने के बाद ये कम पड़ रहा हो और कुल ज्यादा हो तब तो ठीक है, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन अगर जोड़ने के बाद ये कम पड़ जाता है ना, तो ओवरलैप का केस बनता है। किसका केस बनता है? ओवरलैप का। तब क्या होगा? तब ये स्थिति नहीं होगी मेरे भाई। अब समझिए क्या स्थिति होगी। ये जो है ना, मे भी हो सकता है इसको क्रॉस करके यहां पहुंच गया होगा बी। क्या है पोजीशन बी का? 12 है ना, 12। ठीक है, बी का पोजीशन 12 है। अब एक बात समझिए, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो एक कॉमन सेंस लगाइए कि ये यहां से क्रॉस करके यहां गया है 12 और ये यहां से 15 पोजीशन पे है। अब कहेंगे कि बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या रही होगी, बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या रही होगी। तो एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि कुल कितने हैं भाई? 20। अगर एक पोजीशन यहां तक 15 है, क्लियर, और ये पोजीशन यहां से यहां तक 12 है, तो टोटल कितना हो रहा है? 27। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 27 में अगर हम 20 घटा दें तो 7 आ रहा है। तो हम कह दें कि बीच में 7 व्यक्ति अगर बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति अगर बैठे हो, तो हम कह देंगे कि इसके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका तरीका क्या है कि दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे। लेकिन अभी आपको समझाना है, मुझे क्या समझाना है, सीखिए। देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7। ये पोजीशन कितना है भाई मेरा? 15। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये पोजीशन है 15। अगर 15 से पीछे पीछे जाके यहां तक आप जाइए बी के पोजीशन तक, तो 15 के बाद जाएंगे तो देखिए 14 13 12 11 10 9 8 और 7। क्या है? ये पोजीशन एक्चुअल में क्या है? 7 है। ठीक है ना? ये पोजीशन क्या है एक्चुअल में? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकंड, ये क्या है? 15 है, 14 13 12 11 10 9 8 और 7। तो ये पोजीशन आपका क्या है? 7वां है। ठीक है, ये पोजीशन आपका 7 आ गया। तो हम कहेंगे कि इसके बीच में कितने लोग व्यक्ति बैठेंगे? 7 व्यक्ति बैठेंगे। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ओवरलैप वाला, तो आप क्या करोगे कि इस दोनों पोजीशन को जोड़ के
जो कुल है उसको घटाओगे तो उसके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको इजिली पता लग जाएगी। तो ये होता है आपका ओवरलैप वाला केस। ओवरलैप वाला केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसका एग्जाम्पल आएगा ना तो वहां पे हम और आसानी से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बच्चे का था कि इसको दोबारा समझा दीजिए, तो हम इसको दोबारा समझा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई किसी की बात उठाना भी ठीक नहीं है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट इसका ये था ओवरलैप में कि एक पोजीशन अगर दिया गया हो ए का बाएं से 12, एक पोजीशन बी का दिया गया हो दाएं से 8, और कह रहा है कि ए और बी ने अपना स्थान आपस में इंटरचेंज किया है, मतलब ए चला गया है बी के जगह और बी आ गया है ए के जगह। फिर कहा कि इस कंडीशन में हुआ कि ए ने देखा कि मेरा स्थान बाएं से अब हो गया है 25, पहले वो बाएं से बैठा था 12 पे, अब वो पहुंच गया 25 पे। जाहिर सी बात है भाई, इधर आगे बढ़ेगा तो स्थान बढ़ जाएगा ना। तो कह रहा है कि बी का पोजीशन आप दाएं से बताइए। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सिखाया था कि एक ही पोजीशन का दायां या बायां पता लग जाए, दायां और बायां, दायां या बायां नहीं, दायां और बायां पता लग जाए तो कुल पता लग जाता है। आपको पता है कि एक पोजीशन का स्थान बाएं से 25 है, एक पोजीशन का स्थान दाएं से 8 है, तो कुल कितना हो जाएगा 8 + 25 - 1 मतलब 32। अब पंक्ति में 32 लोग बैठे हैं, आपसे पूछ रहा है कि बी का स्थान दाएं से बताइए। भाई इस पोजीशन का स्थान बाएं से पता है ना आपको, क्योंकि ए बैठा था पहले। तो इस पोजीशन का स्थान अगर बाएं से पता होगा तो इस पोजीशन का स्थान दाएं से नहीं बता दोगे, कुल दिया गया है तो तब क्या करेंगे, 32 में 12 घटा के 1 जोड़े तो आंसर 21 आया। तो इस पोजीशन का या बी का दाएं से स्थान 21 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब जल्दी से बताइए, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में? जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा भी डाउट है तो बता सकते हो। जल्दी से बताइए अगर थोड़ा भी डाउट है तो, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको यहां से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो हम आपको यहां से सिखा देंगे। कॉन्सेप्ट कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन से भी ज्यादा समझ में आता है। जैसे कल सिलोजिज्म में आपको बाद में चीजें क्लियर हो गई थी। निम्नलिखित सीरीज 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 3 जो भी लिखा है उसमें उत्तरोत्तर संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच 2 का अंतर है? कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपके 2013 में पूछे गए थे प्रश्न। मतलब दो संख्याओं के बीच, है ना, या दो नंबरों के बीच यहाँ पे 2 का अंतर ढूंढना है, उत्तरोत्तर का मतलब। अब देख पा रहे 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, मतलब पहला ग्रुप ये ले सकते हैं। 4 और 1 के बीच में 3 का अंतर है, नहीं ले सकते। 1 2 के बीच 1 का अंतर है, 2 2 के बीच 0 का अंतर है, 8 2 के बीच 6 का अंतर है, 8 7 के बीच 1 का अंतर है, 7 4 के बीच 3 का, 4 2 के बीच में 2 का अंतर। जिसको मैंने गोल कर दिया वो पेयर बन गया। 2 1 में नहीं होगा, 3 1 में होगा, है ना। 3 कैसे होगा, देखिए 3 - 1 2, 8 में 3 जाएगा तो 5, 8 में 6 जाएगा तो 2, 6 में 2 जाएगा तो 4, 2 में 2 जाएगा तो 0, 2 में 7 जाएगा तो 5, 7 में 1 6, 4 में 1 नहीं होगा, 4 1 नहीं होगा, 3 1 ये वाला होगा, 5 3 होगा, 8 5 नहीं होगा, 8 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने पेयर है? 7। कहीं एक और छूटा है क्या? 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहीं छूटा होगा, आप देख लीजिए। अगर ऐसा है तो कहीं एक छूटा होगा, ठीक है। काउंट करने में या गड़बड़ है या छूटा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक जगह और कहीं छूटा है, आप एक बार देख ढूंढ लीजिए तो एक और, या तो क्योंकि 7 ऑप्शन में नहीं, या तो 6 होगा या 8 होगा।
या गलत होगा, आंसर ही गलत होगा। मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपको अगर दिख रहा है तो जल्दी से बताइए। 8 7 में 4 गया 3, 6 में 2 गया 4, 4 4 4 में गया 3, 3 में गया 2, 5 में 3 गया 2, 8 7 ही इसका आंसर होगा। या आप एक बार काउंट कीजिएगा, अगर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक है जिनके पहले 5 अंक हो और बाद में 3 का अंक ना हो। अब देखिए, बोल रहा है ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 हो लेकिन बाद में 3 ना हो। मतलब 5 8 3 नहीं दिखना चाहिए, 5 8 कुछ और दिख जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में नहीं आया अच्छे से, ठीक है। अभी टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन उसका आता है ना एग्जाम्पल, तो वहां पे हम इसको आसानी से क्लियर करते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, समझा के जाएंगे। 5 8 3 ना हो तो देखिए 5 8 3 है, ये नहीं लेंगे, 5 8 6 ले लेंगे, और कहीं 5 8 4 ले लेंगे, क्योंकि 3 बस नहीं होना चाहिए, है ना। 5 8 3, अच्छा इसको लेना नहीं है। 5 8 7 ले लेंगे, 5 8 2 ले लेंगे, हो गया 1 2 3 4, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, आसान है। अब देखिए, यहां से एक्चुअल में रैंकिंग का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, 2008 का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ए बी सी डी और ई 5 पुस्तकें हैं। सी पुस्तक डी के ऊपर है, ई पुस्तक ए के नीचे तथा बी पुस्तक ई के नीचे है। कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? रैंकिंग का क्वेश्चन है ना भाई, रैंकिंग तो दिया गया पुस्तक का। 5 पुस्तक है, 5 लाइन आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। बनाने का तरीका मेरे से सीखिए, बहुत आसान होगा। कह रहा है सी पुस्तक डी के ऊपर है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऊपर और ठीक ऊपर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऊपर, ठीक ऊपर, ऊपर होने का मतलब कितना भी ऊपर, एक भी ऊपर ऊपर होता है, और एक से ऊपर कितना भी ऊपर ऊपर होगा। लेकिन ठीक ऊपर का मतलब जस्ट उसके अगला, ठीक नीचे का मतलब जस्ट ठीक नीचे, और नीचे का मतलब इतने भी नीचे। यहाँ पे केवल ऊपर वर्ड यूज किया है ना, तो सी जो है ना डी के ऊपर है, तो सी जो है ना डी के ऊपर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। अगर डी यहाँ है तो सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, कहीं भी हो जाएगा। ठीक ऊपर कहता तो डी यहाँ तो सी यहाँ, डी यहाँ तो सी यहाँ। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ई जो पुस्तक है ना ए के नीचे है, ई जो पुस्तक है ए के नीचे, अब कितना नीचे कोई पता नहीं। तथा बी पुस्तक ई के नीचे है, तथा बी पुस्तक जो है ना वो ई के नीचे है। अब कह रहा है कि कौन सी पुस्तक सबसे नीचे होगी। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बनाने का, पता है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एक और बैच में भी पढ़ाया था, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था। मैंने वहां भी बताया था कि इस क्वेश्चंस में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पे इसने ठीक ऊपर नहीं लिखा है। और अगर चलो लिख भी देता ठीक ऊपर, तो अब इस दोनों को आप कैसे कंबाइन करोगे। कंबाइन करने के लिए या तो सी इधर या कोई एक डेटा इधर उधर होता। आप अगर रखोगे बहुत सारी संभावनाएं बनेगी। जैसे हम मान लेते सी डी ऐसे रख दे, ए ई बी ऐसे रख दे, ये भी पॉसिबल है। हम यहां रख दे सी डी और यहां ए ई बी रख दे, और देखो क्या संभावना है, 5 लोग है ना, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे रख दें ए ई बी और सी और डी हम ऐसे रख दें, बताओ कितनी सारी संभावनाएं होगी। आप ऐसे भी रख सकते हो, ए ई डी यहां रख दो, ठीक है ना, ए ई डी यहां रख दो, अच्छा ए ई बी यहां रख दो, और सी डी यहां रख दो। भाई बहुत सारी संभावनाएं बन के आएगी। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है, आपको है या नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्लू है जो बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप होल्ड करें। थोड़ा सा क्वेश्चन में त्रुटि था, आप कहेंगे कि सर आप यूजीसी नेट पे सवाल उठा रहे हो तो क्या करो, क्योंकि मैं चलता हूं कॉन्सेप्ट पे। मुझे इस क्वेश्चन में गलती दिखी है तो आपको भी मान के चलना होगा कि ये क्वेश्चन गलत है। कुछ बच्चे का आंसर सी आ रहा है, आप बताओ सी कैसे आएगा। मेरा तो बहुत ज्यादा ऑप्शन आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है ना। और बोलोगे तो मैं क्या क्या ला सकता हूं पता है आपको। एक तो बी आ जाएगा, ठीक है, ए कभी भी नहीं आएगा। देखो अब क्या होता है, हो सकता है कि आप इलिमिनेशन मेथड से बना सकते हो, अगर ऑप्शन से जाएं तो। देखो ऑप्शन से बना सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में त्रुटि होगी तो फिर ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन से इसलिए बना लेंगे कि ई कभी भी नीचे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं ई होगा, तो ई सबसे नीचे नहीं आ सकता, तो इसको काटें। ऑप्शन से बनाने सिखा रहे हैं, ऐसे तो नहीं बन पाएगा।
उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि सी जो है ना नीचे सबसे नीचे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सी जो है ना हमेशा डी से ऊपर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब बचा ए और बी में। ए के बारे में भी हमें पता है कि ए कभी भी नीचे नहीं होगा, कि ए हमेशा बी और ई से ऊपर रहेगा, तो ए को भी हटा दिए। तो हर हाल में मेरा ऑप्शन बी होगा। अगर गलती से ऑप्शन वहां डी दे देता ना तो फिर परेशान हो जाते। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि मेरा आंसर बी होगा। समझ गए ना? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसलिए पहली बार में तो क्वेश्चन आपको गलत दिखेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन से बना लोगे तो आप बना पाओगे। तो ऑप्शन से आपको बी लगेगा। नहीं, आई थिंक क्वेश्चन तो रॉन्ग है, क्वेश्चन ऐसा देना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे ऑप्शन का सहारा लेना पड़ा कि क्या नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर आएगा बी। ठीक है ना? हाँ, बी मान के चलिए, बी ही होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। डायरेक्ट तो कभी नहीं बन पाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बी ऑप्शन लगा सकते हो। हालांकि इसका बी और डी भी हो सकता है, बी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि तीन चीज तो नहीं हो सकता, ए सी ई नहीं होगा, लेकिन बी और डी दोनों हो सकता है। आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? अच्छा, डिक्शनरी तो आप लोग अरेंज करने जानते ही होंगे ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे पोजीशन पे क्या आएगा? देखो, सब डी आई से शुरू हो रहा है, तो डी आई को तो काट ही दो। उसके बाद डी आई को हटा दिए तो हम देख पा रहे सी ए डी सी। सी ए डी सी में पहले ए आएगा, तो ए तो पहले पोजीशन पे आ गया। उसके बाद हम दूसरे पोजीशन पे इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते, लेकिन इस दोनों में दूसरा और ये तो चौथा पोजीशन एनी होगा। हमें चाहिए तीसरा पोजीशन। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सी टी, यहाँ सी टी, फिर देख रहे हैं यहाँ आई, यहाँ ए। मतलब हम कहेंगे कि दूसरा पोजीशन ये, तो तीसरा पोजीशन ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला पोजीशन तीसरा है। आसान क्वेश्चन था, इसमें दम नहीं, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात आपको सिखाएंगे और बहुत मजा आएगा। ऑप्शन से बनाएंगे प्रियल। अगर ऑप्शन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से बनाएंगे, अगर बना तो, और नहीं बना तो आप क्वेश्चन छोड़ देना। अगर आयोग से कुछ गलती हो जाती है ना, तो उस क्वेश्चन को या तो वो इलिमिनेट कर देता है मार्किंग में, या फिर सबको एक नंबर दे देता है। तो आप छोड़ना बेहतर समझना। आप स्मार्टनेस ये दिखाना कि स्किप कर देना क्वेश्चंस को। वो आपको या तो उसका उत्तर मार्क्स दे देगा, या उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। सर, इसमें आपने पेयर कैसे बनाया? अच्छा, डिक्शनरी वाला बोल रहे हैं क्या? चलिए बताते हैं भाई, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन दोबारा। पेयर कैसे बनाया? ऐसे बनाया, देखिए। इसने बोला था कि डिक्शनरी में आप इसको अरेंज करोगे तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पोजीशन को बताइए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि सब डी से शुरू हो रहा है, तो डी को लेने से कोई फायदा नहीं, तो इस लेटर को हमने इग्नोर कर दिया। पहले पोजीशन पे इससे पता नहीं लगेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं सब में आई है भाई, तो आई को भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो डी और आई मेरा इग्नोर हो गया। देखिए, इसको मैंने छुपा दिया, है ना। हमें अब देखना है केवल इसको। हम देख पा रहे हैं ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से, ये डी से, ये सी से। तो अगर हम ये कहें कि सबसे पहले किसको रखोगे आप डिक्शनरी में, तो ए वाला लेटर का ना, तो ए तो पहले पोजीशन पे आ गया। और उसके बाद देखो सी और सी, तो ये या तो दो, ये तीन, ये या तो दूसरा या तीसरा ये होगा, और हर हाल में ये चौथा होगा, क्योंकि डी वाला चौथे पे जाएगा, और सी वाला दोनों में सी है, तो दूसरा या तीसरा। अब देखेंगे कि दोनों में सी है, अब हमको इस दोनों में लड़ाई करवाना है, सॉरी इस दोनों में, है ना, सॉरी इस दोनों में नहीं, इस दोनों में दूसरा तीसरा पोजीशन किसका होगा? तो हम देख पा रहे दोनों में सी है, तो दोनों सी को मिटा दिए। फिर देख रहे दोनों टी है, तो दोनों टी को भी हटा दिए। हमें जिससे जरूरत है उस पे जाएंगे। अब देख रहे यहाँ ए है और यहाँ आई है। ए और आई में पहले कौन आता है? पहले ए आता है, तो दूसरा पोजीशन ये हो जाएगा और तीसरा पोजीशन ये हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, तो हमें तीसरा पोजीशन पूछा था, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब तो समझ आ गया ना, अब तो आ गया होगा ना। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, आप लोग डिक्शनरी घर में रखते होगे ना, तो एक बार उसको रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लेटर अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होता है, इसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, लेकिन एक ऐसी बात बताएंगे ना कि आप हंस के बनाओगे, फिर आपको करने की जरूरत नहीं होगी, मजा आएगा। सीखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? अब बोलेंगे बाप रे बाप बहुत डिफिकल्ट हो गया। कुछ नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है।
समझिए, मेरे से सीखिएगा ना तो आसान कर देंगे। पहले सबसे पहले आपको यह पता होगा कि बायां इधर है और दायां इधर है। देखिए 1 सेकंड में बनेगा और ये सब लाइन वाइन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ये बस आज भर के लिए, अगली बार से नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा अक्षर, पहले यहां तक जाइए, बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा भाई? देखिए ए बी सी डी, डी होगा बाएं से चौथा अक्षर, ये तो क्लियर है ना, बाएं से चौथा तो डी होता है। ये दाएं सातवां, इसके दाएं सातवां, तो अब इसका दायां किधर होगा? इधर होगा ना भाई, देखिए दायां उधर होगा ना, दाएं सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे क्या आएगा? देखिए ई एफ जी एच आई जे के, लिख दीजिए के दाएं सातवां अक्षर के बाएं, अब बायां बोल रहा है तो फिर पीछे जाना पड़ेगा, बाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे बोल रहा है एक्चुअल में ये वाला पोजीशन, तो डी ई एफ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। लेकिन ये बहुत कह सकते हैं कि दिमाग आपका हमेशा खराब रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, आप उसको नोट करिए, यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बायां प्लस बायां माइनस दायां प्लस दायां माइनस बायां प्लस दायां प्लस और दायां प्लस बायां। बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो, मुझे बताओ ना। बताएंगे, रुको ना, बताएंगे भाई बताएंगे, बट एक बार इसको लिख तो लो आप लोग। कितने बच्चों ने वो वाला पॉइंट नोट कर लिया जो लिखा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, लिख लो इसको। हाँ पहला क्वेश्चन चेक कर लो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, अगर क्वेश्चन टाइपिंग में यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक आया हो या सही में ऐसा ही क्वेश्चन आया हो पूछा, तो एक बार आप लोग गूगल कर लेना कि क्वेश्चन सच में यही था या टाइपिंग मिस्टेक था यहाँ पे पीपीटी में। चलो इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अब इसका फायदा यहां दिखेगा और ये लाइन आप भूल जाओगे। अब देखो, अब आइए दोबारा, है ना, दोबारा इसको बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, बस यहां तक रुक जाओ, बायां और दायां आ गया ना, बायां और दायां, बायां दायां के केस में क्या होता है? प्लस, तो इसका चौथा और इसका सातवां दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 7 कितना हो जाता है? 11। लेकिन 11 क्या, बायां या दायां? बाएं से 11 या दाएं से 11? तो जो टॉप में रहता है ना उसको प्रीफरेंस देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 बाएं से, जो टॉप में रहता है, जो शुरुआत में रहता है उसको प्रीफरेंस देते हैं। अब इसका मतलब हो गया 11 बाएं से, इस बात का मतलब हो गया 11 बाएं से। अब 11 बाएं के बाएं, अब देखिए बायां प्लस बायां, बायां प्लस बायां क्या होता है? माइनस, तो 11 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6। प्रीफरेंस किसको देते हैं? टॉप में, टॉप में क्या लिखा है? बायां, तो 6 कहां से? बायां से, तो 6 बायां से बताना है, तो 6 बायां से 1 2 3 4 5 6, आंसर है। समझ में आया? ये मेरा ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास रखो, ना किताब में मिलेगा, ना कोई चैनल पे मिलेगा, ना कोई पढ़ाएगा। ये मेरा ट्रिक है, मैंने बनाया है, मैंने आपको सिखाया कि बायां और बायां दिया गया हो तो माइनस, मतलब सेम सेम। अब इसमें याद रख लीजिए, एक और आसान कर देते हैं, सेम प्लस सेम माइनस, और मतलब डिफरेंट, डिफरेंट हो तो प्लस। नट सेल में ये लिख दिया मैंने, दिख रहा है ना? सेम प्लस सेम माइनस, सेम प्लस सेम माइनस, डिफरेंट प्लस डिफरेंट प्लस। और प्रेफरेंस किसको देना है? जो शुरुआत में लिखा रहता है। कितने बच्चे को ये समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। और मजा आया कि नहीं मजा आया? एक बढ़िया चीज सीखा कि नहीं आपने? जल्दी से बताइए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत फंसाएंगे, और सिर्फ लेटर की बात नहीं कर रहे, नंबर में, व्यक्ति में, कुछ भी दिया रहेगा आप सब बना लोगे। नंबर, लेटर, कुछ भी हो, व्यक्ति की संख्या, एनीथिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी होगा आप बना लोगे। जल्दी से बताओ, ये समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते, समझ आ गया तो आगे चलते। ऐसा क्वेश्चन सभी आगे आएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। यदि प्रॉफिट के अक्षर वर्णमाला क्रम में लगाए जाएं तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा?
अब देखिए प्रॉफिट, PROFIT, अब प्रॉफिट को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है, लगा दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा इसमें जो दिया गया है, पहले एफ आएगा, एफ के बाद IJK है ना, LMNO, अच्छा FIO हो गया, फिर P आ जाएगा, R आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, है ना। तो देख पा रहे कितना स्थान नहीं बदला है, T का स्थान नहीं बदला, O का स्थान नहीं बदला, तो 2 का स्थान नहीं बदला, आंसर हो जाएगा 2। आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके, पूजा को भी अच्छे से समझ में आ गया। और लोगों को नहीं आ रहा है क्या? सुनील आपको नहीं आया? आमना आपको? नीता कहाँ गए आप लोग? जल्दी से आप लोग भी बताइए, आ रहा है ना? दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी सम संख्याएं, सम का मतलब 0 2 4 6 2 4 6 8 है ना, कि जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या है परंतु ठीक बाद कोई सम संख्या नहीं है। मतलब सम से पहले विषम हो लेकिन बाद में सम ना हो, मतलब विषम ही होना चाहिए। मतलब आपको कैसा पेयर ढूंढना है? विषम सम विषम, विषम सम विषम का, विषम सम विषम का नहीं है, विषम सम विषम नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन खुद करिएगा आप लोग, है ना, मुझे ढूंढने में बड़ा इरिटेशन होता है। विषम सम विषम पहला पेयर, ठीक है, और विषम सम विषम, ये सब क्वेश्चन ना बड़ा सरदर्द हो जाता है, आंख पे ना जोर पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढने में, है ना। विषम सम विषम 3 पेयर तो मुझे मिला, और मिलेगा तो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, ये आपका काम है, होमवर्क है, ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन है, मैंने बता दिया विषम सम विषम का पेयर ढूंढना है। यदि इसको आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान नहीं बदलेगा? देखिए 5 3 8 4 1 6 7 2 9। अब इसको लगा दीजिए आरोही क्रम का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का स्थान नहीं बदला, 7 का नहीं बदला, 6 का नहीं बदला, 4 का नहीं बदला, तो कितने का स्थान नहीं बदला? 4 का स्थान नहीं बदला। कितने का बदल गया? तो 5 का बदल गया। 5 का अच्छा कितने का नहीं बदलेगा बोल रहा है ना, तो 1 2 3 4 का नहीं बदलेगा, और कितने का बदलेगा पूछ लेता तो 1 2 3 4 5 का बदलेगा, ठीक है। ओके, आ गया सबको, अच्छी बात। चलिए आगे इस क्वेश्चन को बनाइए। 25 लड़कों के एक समूह में पंकज की उम्र 16 लड़कों से कम है तथा करण की उम्र 12 लड़कों से अधिक है, तो बताइए कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र उन दोनों के उम्र के बीच में हो। रैंकिंग का क्वेश्चन है, उम्र है लेकिन इसको रैंकिंग में कन्वर्ट करके बना लेंगे, रैंकिंग में कन्वर्ट करके बना लेंगे। चलिए बनाइए, आप बनाएंगे या मैं बनाऊं? 25 लड़के हैं टोटल, मतलब एक पंक्ति में 25 लोग बैठे हैं, ऐसे सोच लीजिए। पंकज की उम्र 16 लड़के से कम है, 16 लड़के से कम होने का मतलब, पंकज की उम्र 16 लड़के से कम होने का मतलब क्या होगा कि पंकज जो है ना 16 लड़कों से बड़ा है, यही होगा ना। पंकज की उम्र 16 लड़कों से कम है, तो 16 लड़कों से कम होने का मतलब कि मान लेते पंकज यहां बैठा हो, 16 लड़कों से कम है, तो 16 लड़के इससे आगे होंगे ना भाई, 16 लड़के इससे ज्यादा उम्र के बैठे होंगे, तो हम कहेंगे कि 16 यहां लोग बैठे, मतलब पंकज 17वें पोजीशन पे बैठा है, ऐसे सोच लीजिए। कहां से? बाएं से। 16 लड़कों से कम है उसकी उम्र, तो 16 लड़के बैठ गए, फिर पंकज आ गया। तथा करण की उम्र 12 लड़कों से अधिक है, करण की उम्र 12 लड़कों से अधिक है, मतलब करण यहां बैठा होगा और पीछे 12 लोग बैठे होंगे, तभी यहां पे करण आ गया, मतलब करण का पोजीशन 13 है। अब मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, अब कह रहा है कि इस 25 लड़कों के समूह में बताइए कि उन दोनों की उम्र के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो 25 है टोटल, दोनों को जोड़े तो 17 + 13 कितना हो जाएगा? 30। भाई 30 हो गया, मतलब ओवरलैप वाला केस है ना, ओवरलैप वाला केस है। इसका मतलब है कि या तो ये इसको पार कर गया होगा या ये इसको पार कर गया होगा, ये तो नहीं पता, किसी को भी पार करा दीजिए, गड़बड़ नहीं। तो हमने कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है, 17 13 30, और 30 में घटा दीजिए 25, तो हम कहेंगे कि इस दोनों के बीच 5 ही लोग बैठे होंगे, दोनों की उम्र के बीच कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, अभी बताया था ओवरलैप वाला,
ये आपको दोबारा सिखा गया। जो कॉन्सेप्ट 4 बोल रहे थे ना सर, कंस्ट्रक्ट करके देख रहे हैं, अच्छा कंसंट्रेट करके देख रहे हैं, अच्छा कंसंट्रेट करके देखना ही पड़ेगा ना, तो गलती हो जाएगी, है ना। तो बताइए इस क्वेश्चन में कुछ है दम? अगर किसी को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी है तो ईमानदारी से बताइए कि कुछ दम है? नहीं है ना। देखिए इसका एक सिंपल सा और तरीका अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम समझा सकते हैं और समझा ही देते हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि करण का पोजीशन नहीं दिया गया हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि करण का पोजीशन अभी नहीं दिया गया हो, तो हम ये सोचते हैं कि पंकज का बाएं से अगर स्थान 17वां है तो दाएं से स्थान कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका टोटल है 25, तो 25 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8, और एक जोड़ते भी है ना तो आंसर हो जाएगा 9। मतलब इसका 9 कहां से पोजीशन है? कहां से पोजीशन है? दाएं से। अच्छा एक बात बताइए, ये व्यक्ति इसको ओवरलैप करेगा ना? करेगा ही करेगा, क्योंकि ओवरलैप वाला केस है। तो करण क्या होगा ना, इसको ओवरलैप करके कहां पहुंच गया होगा? 13वें पोजीशन पे। कहां पहुंच गया होगा? 13वें पोजीशन पे, ठीक है ना, 13वें पोजीशन पे। इसका आंसर शायद 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तो आपको शायद कॉन्सेप्ट ज्यादा समझा सके। अब एक बात बताइए, करण जो है ना यहां पे बैठा है, क्या है? यहां पे कौन से पोजीशन पे? 13वें पोजीशन पे। और आप देख रहे हैं कि यहां से पंकज जो है ना दाएं से 9वें पोजीशन पे बैठा है। तो एक व्यक्ति दाएं से 9वें पोजीशन पे बैठा है, एक व्यक्ति दाएं से 13वें पोजीशन पे बैठा है। तो इस दोनों के बीच कितने लोग बैठे होंगे? तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, मतलब 3 ही व्यक्ति बैठा है। तो मेरा आंसर 3 होगा, 5 नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। वैसे जोड़ के मत बनाइएगा, वो अकॉर्डिंग टू कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस के अनुसार वो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाइएगा तो आंसर आपका चेंज हो सकता है। तो इसलिए आप उसको याद ना रख के इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि आपको क्या करना है, कि आपको एक ही पोजीशन का दायां या बायां से स्थान लाके फिर ओवरलैप कराइएगा, फिर गलती नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसको समझ में नहीं आया था, प्लीज आप यहाँ पे एक बार दोबारा 16 से कम है तो सर पहले आना चाहिए ना। तो 16 से कम है ना, कह रहा है कि इसका उम्र 16 लड़कों से कम है। तो 16 लड़कों से कम होने का मतलब कि आगे सीनियर लोग बैठे हैं ना। फिर समझे, कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है 16 लड़कों से कम है, तो 16 लड़के उससे ज्यादा उम्र के बैठे हैं ना, उसको उल्टा समझिए ना। तो हम आगे इसलिए उसको सीनियर लोग को बैठा है, तो 16वें पोजीशन पे ये बैठ गया, मतलब 17वें पोजीशन पे। 16 तो सीनियर है, 17वें पोजीशन पे पंकज है। समझ गया ना। तो इस बार आपको ओवरलैप समझ में आ गया होगा। फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर सिखाएंगे। 30 लड़कियां एक पंक्ति में जा रही है, सुनीता से आगे 17 लड़की है, सुमन से पीछे 17 लड़की है। तो कह रहा है उन दोनों के बीच लड़कियों की संख्या। सेम टू सेम क्वेश्चन, ओवरलैप वाला। इस बार आपको बनाना है। 30 है टोटल, एकदम ध्यान से सीखिएगा, इस बार सिखा देंगे आपको। यदि सुनीता से आगे 17 लड़की है तो सुनीता यहां पे है, और सुनीता से आगे 17 लड़की है, तो जाहिर सी बात है सुनीता 18वें पोजीशन पे है लेफ्ट से। सुनीता से आगे 17 लड़की मतलब सुनीता 18वें पोजीशन पे लेफ्ट से। और सुमन से पीछे भी 17 लड़की है, तो देखिए सुमन यहां बैठी है, तो सुमन से पीछे 17 लोग बैठे हैं, तो सुमन का पोजीशन 18वां है। कहां से? राइट से। सुमन का पोजीशन राइट से 18वां है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 को जोड़ते हैं तो 36 होता है, और 30 ही है, मतलब ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन को पकड़ के उसका लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करिए हमेशा बाएं वाले को ही पकड़ लिया कीजिए। तो बाएं से इसका पोजीशन अगर 18 होगा तो दाएं से इसका पोजीशन क्या होगा मेरे भाई? तो देखिए 30 लोग बैठे हैं, 18 इसका बाएं से पोजीशन है, तो दाएं से पोजीशन कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद होगा, सॉरी 2 नंबर, तो 13। तो हम कहेंगे कि इसका पोजीशन दाएं से 13 है। लेकिन ये व्यक्ति जो सुमन है ये इसको ओवरलैप करेगी, क्योंकि यहां तो संभव है नहीं। तो जैसे ओवरलैप करके आई तो इसका पोजीशन यहां पे कहीं पे 18 हो गया था सुमन का। सुमन का यहां पे 18 हो गया था, तो एक ही व्यक्ति का नहीं। अब देखिए सुमन का पोजीशन यहां से 18, सुनीता का पोजीशन यहां से 13, तो हम कहेंगे कि 14, 15, 16, 17, 18। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं?
4 लोग, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहां पे ये काम कर जाता है ट्रिक, 17 17 34 और 34 में 30 जाएगा तो 4। तो ये पता है क्या होता है, कई बार काम करेगा और कई बार नहीं करेगा। तो पता है आप कई बार के चक्कर में मत रहिएगा। मेरे क्लास में मैं चाहता हूं बच्चों को ऐसा कोई ट्रिक ना बताऊं कि वो क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक हो। क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक नहीं सिखाना है आपको, हमें क्या करना है, एक ऐसा ट्रिक बताना है जो सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो। 2 जगह हुआ, 1 जगह नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया कि आप एक पोजीशन का लेफ्ट राइट से स्थान पता करके ओवरलैप करा लेना, फिर इधर से काउंट कर लेना कि 13 14 15 16 17 18, तो बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, हो गया आसान। अब बताइए समझ में आया ओवरलैप? चार, हाँ 4 आया। 16 से कम, 16 से कम है मतलब आप समझिए ना क्या कह रहा है। पंकज की उम्र 16 लड़कों से कम है, 16 से कम नहीं है, 16 लड़कों से कम है। आप उम्र 16 तो नहीं समझ रहे हैं, 16 वर्ष तो नहीं समझ रहे, 16 लड़का है, ये लड़का। तो 16 लड़का से कम है मतलब 16 लड़का उससे आगे बैठे हैं और 17वां पोजीशन पे पंकज है। हमने उसको उम्र को या उम्र वाले क्वेश्चन को हमने रैंकिंग में कन्वर्ट किया है। 16 लोगों को सीनियर बताया है, वो आगे बैठे हैं और पंकज 17वें पोजीशन पे आके बैठ गए। तो पंकज से पहले 16 लोग हैं, वो उम्र में उससे ज्यादा बड़े लोग हैं, तभी तो वो 16 लड़कों से उम्र में कम है। समझ गए ना? थोड़ा सा चीजों को ना ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब वही बात है, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप कीजिएगा, ठीक है। ए तथा बी किसी पंक्ति में खड़े हैं, ए आरंभ से 32वें स्थान पर मतलब लेफ्ट से, जबकि अंत से 18वें स्थान पर है। एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से पोजीशन दिया गया है। बी से आगे कुल व्यक्तियों का 6/7 भाग खड़ा है, तो बताइए बी से पीछे कितने लोग खड़े हैं। अब हम एक बात बताते हैं, एक लंबा लाइन मैंने बनाया, ध्यान से सुनिए। ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, ए आरंभ से 32वें स्थान पर है, ए आरंभ से 32वें स्थान पर है, जबकि अंत से 18वें स्थान पर है। एक ही व्यक्ति एक ही स्थान का लेफ्ट राइट पोजीशन दिया गया होता है, तो कुल निकालने के लिए 32 + 18 करके एक कम कर देते हैं, तो 49 आ गया। मतलब इस पंक्ति में 49 लोग बैठे हैं, मजे मजे में निकल गया। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। यदि बी से आगे कुल व्यक्तियों का 6/7 भाग खड़ा है, अब दोबारा एक लाइन बनाएंगे बी के लिए। अब बी से जो है ना आगे 6/7 भाग खड़े हैं कुल व्यक्ति का, कुल व्यक्ति है 49, 49 का 6/7 तो कितना हो जाता है 42। बी से आगे कितने लोग खड़े हैं, बी से आगे कुल व्यक्तियों का 6/7 भाग खड़े हैं, तो बी से आगे इधर है, तो बी से आगे 42 लोग खड़े हैं, तो बी का पोजीशन 43वां नहीं हो जाएगा। बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, पोजीशन ही 42वां बता देते हैं। बोल रहा है बी से आगे 42 लोग खड़े हैं, तो बी का मिला के पोजीशन 43 होगा ना मेरे भाई। तो बी खड़ा है 43वें पोजीशन पे। टोटल कितने हैं भाई 49, तो बी के बाद कितने लोग बैठे हैं 44 45 46 47 48 49, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग बैठे हैं 6। चाहते तो आप वो वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, छोटा नंबर था इसलिए ऐसे कर लिया कि टोटल माइनस पोजीशन और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, सॉरी, तो हाँ टोटल माइनस पोजीशन। अब अच्छा पोजीशन तो पूछ नहीं रहा बी का, बोल रहा है बी के पीछे कितने लोग खड़े, तो 50 में 43 घट जाएगा तो 7 ही हो जाएगा। हाँ बी का पोजीशन पूछता तो +1 करते, तो बी का पोजीशन इधर से 8वां। बी का पोजीशन नहीं पूछ रहा, बोल रहा है बी के बाद लड़कों की संख्या, तो 7 लड़के, ठीक है। चलिए 6 आ गया, सही बात। हाँ ये वाला क्वेश्चन आप समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। संख्या 3 1 6 8 7 2 9 4 5 में कितने ऐसे संख्या के युग्म है जिनके बीच कुल उतने ही अंक है जितने की संख्या के आरोही क्रम में होते हैं। तो क्या है देखिए, 3 1 6 8 7 2 9 4 और 5। अब कह रहा है कि आरोही क्रम में संख्या को अगर हम सोचेंगे तो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें यहां से सोचना है 3 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 5 6 7। देखिए एक पेयर मिल गया ना,
8 9, दूसरा पेयर मिल गया ना, 9 के बाद काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं मिला, इसके साथ 6 7 8 9 नहीं मिला, 8 9 नहीं मिला, 7 8 9 एक पेयर ये मिल गया, 2 3 4 एक पेयर यहां मिल गया, 9 10 4 और 5 एक पेयर ये मिल गया। टोटल पेयर कितना बना, 1 2 3 4 और 5, टोटल पेयर कितना है देखिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर। आंसर 5 नहीं दिया है, 5 लगा लीजिए, कहीं पे 5 आंसर होगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा आरोही क्रम में जब आप सजाएंगे तो आपको बस ये देखना है कि ओरिजिनल में जो नंबर के बीच संख्या होती है ना, यहां पे भी वो संख्या उसके बीच होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और है क्या, 6 होगा, कहीं मेरे से छूटा है क्या, आप लिख दो वो पेयर कौन सा पेयर लिख दो बस। 7 8 9 वाला लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, एक के साथ है नहीं, 6 7 8 9 है ना, 6 के साथ नहीं 8 9, बता दो एक बार कौन सा पेयर मेरे से छूटा है। ठीक है, बाकी आप कर लेना। ठीक है आमना, बता दो एक बार। अब देखिए इसको, 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी यू एक मैदान में बैठे हुए हैं, पी तथा क्यू चंडीगढ़ के हैं तथा शेष जयपुर के हैं, एस तथा यू लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं, पी आर तथा एस लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, तो जयपुर की लंबी लड़की कौन है। पता है ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है। 6 विद्यार्थी हैं, पी तथा क्यू, पी और क्यू कहां के हैं, चंडीगढ़ के, लिख लीजिए। उसके बाद शेष कहां के हैं, जयपुर के, तो पी क्यू को छोड़ दे तो क्या है, आर एस टी और यू कहां से हैं भाई, जयपुर, लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है एस और यू लंबे हैं, एस और यू क्या है, लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं, तो एस यू को छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा भाई, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी क्या है, छोटे हैं। अब और चलिए, कह रहा है कि पी आर एस लड़की है, तो पी आर एस क्या है मेरे भाई, लड़की है, तो लड़का क्या हो जाएगा, क्यू टी और यू, लड़का है। अब आंसर आ जाएगा आपके। अब ये कह रहा है कि जयपुर की लंबी लड़की, तो जयपुर लंबी और लड़की में कॉमन वर्ड क्या है, तो देखिए जयपुर लंबी लड़की, इसमें कॉमन लेटर क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कॉमन लेटर है एस, एस तीनों में कॉमन है, तो मेरा आंसर हो जाएगा एस। ये रैंकिंग में क्वेश्चन पूछा है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, वो है ना। आगे चलिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में से राहुल की रैंक ऊपर से 19वीं है। देखिए राहुल की रैंक ऊपर से, जरूरत ना भी था, अगर ऊपर वर्ड ना भी लिखता ना तो हम समझ जाते कि राहुल का रैंक ऊपर से ही है, जबकि नीचे से 29वीं है, लेकिन इसकी जरूरत है, नीचे से जरूरत है। यदि 7 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तथा 12 ने फेल हो गए, तो कह रहा है कितने विद्यार्थी थे परीक्षा में। अब देखिए, एक व्यक्ति का ऊपर से रैंक, एक व्यक्ति का नीचे से रैंक, तो टोटल व्यक्ति की संख्या -1, तो 29 और 19 48 में एक गया 47। 47 लोग कौन हुए, जो पास किए, क्योंकि कह रहा है ना कि उत्तीर्ण होने वाले का रैंक दिया गया है यहाँ पे, तो पास होने वाले 47, 7 ने परीक्षा नहीं दिया, 12 फेल हो गए, टोटल यही आ गया 7 7 14 2 16 66। 66 मेरा सही आंसर, कि 66 लोग परीक्षा में थे। कुछ बच्चे गलती करेंगे कि 7 परीक्षा नहीं दिया तो उसको जोड़ेंगे ही नहीं, क्यों नहीं जोड़ोगे, एग्जाम में भाई वो नहीं आया देने, लेकिन कक्षा में तो था ना, ट्रेन छूट गया होगा, बस छूट गया होगा, मन नहीं किया होगा, तैयारी नहीं होगी, किसी कारण बस नहीं आया, तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। एग्जाम में वो नहीं आया बट परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन क्लास का स्टूडेंट तो था ना, तो इसी वजह से मैंने उसको क्या किया, जोड़ा है। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को डाउट है क्या। चलिए आगे, 5 महिलाओं के एक समूह में वंदना मोनिका से ज्यादा लंबी है परंतु इतनी लंबी नहीं है जितनी की राधा, जानवी दीपा से लंबी है परंतु मोनिका से छोटी है, तो समूह में सबसे लंबी कौन है।
देखिए 5 महिला का एक समूह है ना, वंदना मोनिका से ज्यादा लंबी है, तो वंदना मोनिका से ज्यादा लंबी है, तो वंदना मोनिका से ज्यादा हो गई, परंतु इतनी लंबी नहीं है कि जितनी राधा, मतलब राधा सबसे लंबी है इस तीनों में। फिर कह रहा है कि जानवी दीपा से लंबी है, जानवी जो है ना वो दीपा से लंबी है, लेकिन मोनिका से छोटी है, कौन? जानवी, तो मोनिका ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां देख रहे हैं कि मोनिका यहाँ टॉप पे है, तो यहां से मोनिका और जानवी और दीपा को यहां बैठा दीजिए, ठीक है ना, जानवी और दीपा। तो ये क्या होता है ना, कंबाइन कर लिए हम लोग। अब कह रहा है कि 5 ही लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 बैठ गई, तो मोनिका, तो समूह में सबसे लंबी कौन है? तो समूह में लंबी यहाँ कौन दिख रहा है आपको? राधा, तो मेरा आंसर हो जाएगा राधा। ये सब क्वेश्चन आसान होता है, इस क्वेश्चन में मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें आसान होता है ये, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। सुनीता एक पंक्ति में खड़ी है, यदि उससे आगे खड़े व्यक्तियों की संख्या उससे पीछे खड़े व्यक्तियों की संख्या के 3 गुने से 2 कम हो, तो पंक्ति में उसके अलावा कितने लोग और खड़े हैं, जबकि पंक्ति में लोगों की संख्या निम्नतम हो। देख रहे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नतम, लोएस्ट। एक पंक्ति है, इसमें कहा जा रहा है कि उससे आगे खड़े व्यक्तियों की संख्या उससे पीछे खड़े व्यक्तियों की संख्या के 3 गुने से 2 कम है। तो पहले तो सुनीता को खड़ा कीजिए, यहां पे सुनीता खड़ी है। अब कह रहा है कि उसके पीछे जो व्यक्तियों की संख्या है ना, देखिए उससे, अच्छा उससे आगे खड़े व्यक्तियों की जो संख्या है ना, पीछे वालों की संख्या के 3 गुने से 2 कम है। अगर न्यूनतम कह रहा हूं ना, तो हम मान के चलेंगे कि सुनीता से पहले एक ही लोग खड़ी है। न्यूनतम के केस में हमें सबसे न्यूनतम नंबर लेना है, 0 ले नहीं सकते, क्योंकि एक को तो खड़ा करोगे ना सुनीता के पीछे, तो मान लेते एक ही लोग खड़े हैं, तो आगे कितने लोग खड़े होंगे? उसका 3 गुना का 2 कम, तो 1 का 3 गुना -2 मतलब 1, तो आगे भी एक ही लोग खड़े हैं, तो सुनीता से आगे भी एक, सुनीता से पीछे भी एक, सुनीता खुद, तो पंक्ति में टोटल लोग 3 बैठे हैं। लेकिन पूछ रहा है कि पंक्ति में उसके अलावा कितने लोग बैठे हैं, तो सुनीता को हटा के कितने लोग बैठे हैं? तो 2, जबकि कुछ लोग इसका आंसर 3 भी देंगे। तो ध्यान रखिए, आपसे न्यूनतम पूछा है, तो आप बोलेंगे सर एक किया क्यों लिए? अपने मन से लिए, आपके पास पूरी चॉइस है। अधिकतम लेने बोलता तो आप परेशान हो जाते, क्योंकि अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। कितना लोगे? 1 करोड़, 20 करोड़, आप 20 लोगे तो हम बोलेंगे 21 करोड़ ले लेंगे। लेकिन न्यूनतम का मेरे पास एक आइडिया था, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का मतलब नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि कुछ तो खड़े हैं, तो एक तो कम से कम होंगे ना, 0 नहीं हो सकता, माइनस में ले नहीं सकते। तो इसलिए ये क्वेश्चंस ना हमेशा क्या आएगा आपके पास? न्यूनतम के केस में पूछेगा, अगर पूछेगा तो। इसका आंसर 2 होगा, सबका आंसर 2 आया, बहुत बढ़िया। व्यक्तियों की एक पंक्ति में आदित्य का स्थान पंक्ति में बाईं ओर से 22वां, जबकि दाईं ओर से 12वां है, तो कुल। भाई लाइन बनाने की जरूरत है, एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं से, एक ही व्यक्ति का स्थान दाएं से -1, 22 12 34 में एक जाएगा तो 33। अब जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, अब जल्दी जल्दी करेंगे। क्योंकि किसी कक्षा में ममता का रैंक ऊपर से 21 नीचे से 15, तो कितने हैं टोटल? तो 21 ऊपर से नीचे से 15, टोटल बताने के लिए -1, तो 36 में एक जाएगा तो 35। अब प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, साथ साथ कीजिए, इसलिए आप जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चंस आसान किए हैं आपके लिए। अब यहां से आपको हर तरीके का क्वेश्चंस दिखेगा, आसान आसान, अब क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको क्या करा रहे हैं? प्रैक्टिस। राहुल दाएं से 12वां, बाएं से चौथे, तब एक कतार में और कितने लोगों को जोड़ा जाए ताकि कतार में कुल 28 लोग हो जाए? तो पहले कितने लोग थे, पहले वो तो बताइए। राहुल दाएं से 12, बाएं से 4, तो टोटल कितने हैं भाई? 12 4 16 में एक जाएगा 15, पुराना है आपको 28, तो 28 में 15 घटा दीजिए भैया, 13 लोग आ जाओ और 28 पुरा लो। है क्वेश्चंस में दम? ईमानदारी से बताइए, अगर है तो बताइए। किसी कक्षा में राखी शीर्ष से 18वें, दीपक नीचे से 28वें, विनोद राखी से 9 स्थान नीचे और दीपक से 25 स्थान ऊपर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कक्षा में राखी शीर्ष से 18वें पे है, शीर्ष से 18वें मतलब यहां से
18वें पे। कौन है भाई? राखी। राखी जी शीर्ष से 18वें पोजीशन पे, एरो लगाइएगा तो याद रहेगा। दीपक नीचे से 28वें स्थान पर है, दीपक जी नीचे से 28वें स्थान पर है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर और लंबा लाइन लेते हैं ना दीपक का, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप थोड़ा सा समझ जाइएगा ना, आप समझदार हैं। 28। विनोद राखी से कह रहा है कि 9 स्थान नीचे है, नीचे का मतलब और नीचे जाएगा विनोद। विनोद 9 स्थान नीचे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कौन है? विनोद। 9 स्थान नीचे, तो कितना हो जाएगा विनोद का स्थान? 1, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो विनोद का स्थान कहाँ है? नीचे, ऊपर से 27वां है। और दीपक से 25 स्थान ऊपर है। अब बताइए, दीपक से 25 स्थान ऊपर का मतलब, दीपक यहाँ पे है 28वें पोजीशन पे, तो दीपक से 25 स्थान ऊपर होने का मतलब 28 प्लस 25 और जोड़ दीजिए, तो 8 5 13, 2 2 4 1 5, मतलब 53। तो नीचे से इसका स्थान मतलब 53 है। अब विनोद का स्थान ऊपर से 27, नीचे से 53, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, एक ही व्यक्ति एक ही स्थान का पोजीशन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से दिया हो तो निकालने में क्या दिक्कत है? तो 27 प्लस 53 और माइनस 1, तो 7 3 10, 5 2 7 1 8 में 1 घटाएंगे तो 79, मेरा आंसर 79। क्वेश्चन बढ़िया लेकिन आसान, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो। जल्दी से बताइए। एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सूची में राजन का स्थान 11वां और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए और एक अनुत्तीर्ण हो गया। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये खुद करिए, ठीक है। 43 व्यक्तियों की कक्षा में विजय की रैंक 14वीं है। रैंक देखिए, अब यहाँ पे ना लिखा है ऊपर से नीचे से, लेकिन आपको मान लेना है कि रैंक का मतलब ऊपर से। रैंक 14वीं है तो नीचे से रैंक क्या होगा? तो एक व्यक्ति का स्थान अगर नीचे से दिया, ऊपर से दिया और टोटल दिया हो, तो दोनों को घटा के 13 में 4 गया 9, 3 में गया 2 और लास्ट में 1 जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो नीचे से 30वीं रैंक हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, 53 विद्यार्थियों की कक्षा में जया की रैंक 5वीं है तो नीचे से क्या होगा? होमवर्क। 32 विद्यार्थियों की कक्षा में अनिल का रैंक 17वां है तो नीचे से क्या होगा? होमवर्क। कुछ नहीं करना भाई, दोनों को घटा के 1 जोड़ते जाना है। जो क्वेश्चंस हमें बताने वाला होगा जरूर बताएंगे, जो क्वेश्चंस होमवर्क होगा आपको होमवर्क देते जाएंगे, क्योंकि आप करते जाना। कौन सा क्वेश्चन दोबारा करवाना है पूजा बता दीजिए, क्वेश्चंस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पिछला का मतलब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, एक बार आप बता दीजिए क्वेश्चंस नंबर, हम बिल्कुल बताएंगे, है ना। आप लोग क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर ना लिखा हो ना तो आप थोड़ा सा ऑप्शन लिख दिया करो। पूजा इस क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहे आप, 200% है आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे होगे। किसी कक्षा में, चलिए पूजा के लिए दोबारा ये बता रहे हैं, अब थोड़ा सा लंबा लाइन बना लेते हैं क्योंकि पता है लंबे लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी कक्षा में राखी शीर्ष से 18वें स्थान पे, मान लेते राखी जी यहाँ है शीर्ष से 18वें स्थान पे, और कह रहा है दीपक नीचे से 28वें स्थान पर है, तो दीपक जी यहाँ है नीचे से 28वें स्थान पे। कोई दिक्कत है अभी तक यहाँ पे आपको? ठीक है पूजा, यही क्वेश्चन था ना, जल्दी से हाँ बता दीजिए। विनोद राखी से 9 स्थान नीचे, तो 9 स्थान नीचे का मतलब 18 9 27, तो विनोद यहाँ पे हो जाएगा 9 स्थान नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब विनोद जी जो है ना यहाँ पे है, 9 स्थान नीचे का मतलब 18 में 9 जोड़ दीजिए और 27वें पोजीशन पे विनोद है ऊपर से। कह रहा है कि लेकिन विनोद ना दीपक से 25 स्थान ऊपर है, तो दीपक जी यहाँ है 25 स्थान ऊपर, मतलब 28 प्लस 25, 28 प्लस 25, 8 5 13, 2 2 4 1 5, मतलब विनोद जी यहां से 53 है, नीचे से 53, ऊपर से 27, एक ही पोजीशन का लेफ्ट राइट का या एक ही पोजीशन का दायां बायां से या एक ही पोजीशन का ऊपर नीचे से स्थान दिया हो तो कुल निकालने का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 1, 53 प्लस 27 माइनस 1, 80 माइनस 1 इज इक्वल टू 79, आंसर। क्लियर पूजा, यही क्वेश्चन था, अब समझ में आ गया।
देखिए आपकी बात, आपकी मन के बात को जान लेते हैं कि पूजा यही क्वेश्चंस की बात कर रही थी, ठीक है ना। एक कक्षा में, अच्छा ये तो मैंने होमवर्क दिया है, ये भी होमवर्क दिया है, ये भी होमवर्क दिया है। अब कौन सा करेंगे, ये वाला। 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जतिन का स्थान बाएं छोर से 12वां और योगेश जतिन के बाएं 5वें स्थान पर है, दाएं छोर से योगेश का स्थान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बताएंगे। एक पंक्ति है, कह रहा है 20 विद्यार्थियों की पंक्ति है, तो टोटल 20 यहां लिख लीजिए। जतिन का स्थान बाएं छोर से 12वां है, जतिन यहाँ पे बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। और योगेश जो है ना, जतिन के बाएं 5वां है। जतिन के बाएं 5वां का होने का मतलब जतिन का दाया उधर, जतिन का बाएं इधर, बाएं 5वां मतलब 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे योगेश है। योगेश कहाँ पे है, इधर से इसके 5वें पोजीशन पे है। तो कह रहा है कि दाएं से योगेश का स्थान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ये बताइए इसका पोजीशन क्या है बाएं से। तो 12 से पहले 11 10 9 8 7, तो बाएं से ये 7वें पोजीशन पर है। टोटल है 20, तो दाएं से नहीं बता देंगे, तो 20 में 7 घटा के 1 जोड़ दीजिए, तो 13 1 जाएगा तो 14, कहेंगे 14वां पोजीशन है उसका दाएं से। कितना आसान क्वेश्चन था। 65 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज विपुल से 19 स्थान आगे है, यदि अंत से विपुल का स्थान 12वां है तो आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा। ठीक है भैया, एक पंक्ति है, 65 विद्यार्थी है पंक्ति में, सपोज कर लीजिए अनुज विपुल से 19 स्थान आगे है, अंत से विपुल का स्थान 12वां है। मान लेते हैं यहाँ पे विपुल जी बैठे हैं और इनका स्थान अंत से का मतलब यहाँ पे 12 है। कह रहा है कि अनुज विपुल से 19 स्थान आगे है, आगे होने का मतलब ये इधर आगे होगा, तो 19 स्थान आगे होने का मतलब 31वें स्थान पे होगा अनुज, क्योंकि 19 + 12 31 होता है, और ये भी राइट से ही होंगे। कह रहा है कि अनुज का आरंभ से क्या स्थान होगा, तो मेरे भाई टोटल में इसका स्थान घटा के 1 जोड़ दीजिए, +1 35 हो जाएगा आरंभ से। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पता है क्वेश्चंस को बस घुमा के देगा, आपको तनाव नहीं लेना है। हाँ HW दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे, अभी देंगे HW और भी देंगे। 35 लोगों की एक पंक्ति में दाएं छोर से देव 25वां, देव और अजय के बीच 10 लोग हैं, इनमें से सभी का मुख उत्तर की ओर है, दाईं छोर से अजय का स्थान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल होमवर्क बनाइएगा, कुछ भी टफ नहीं है। 10 लोग हैं बीच में तो 10 लोग जोड़ दीजिएगा, उसमें क्या तनाव लेना वाली बात है। 45 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब प्रवीण को उसके दाईं और 7 स्थान खिसका दिया जाता है तो उस पंक्ति में उसका स्थान बाएं से 23वां हो जाता है, तो पंक्ति में उसका स्थान, वास्तविक स्थान बाएं से क्या था, बनाते हैं इसको। कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की पंक्ति में प्रवीण को उसके दाईं और 7 स्थान खिसका दिया जाता है, दाईं और 7 स्थान मतलब उधर खिसकाया जाता है, तो उसका स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 23 प्रवीण का। तो 7 स्थान आप खिसकाए थे ना, तो कहेंगे कि पंक्ति में उसका ओरिजिनल स्थान क्या था। भाई क्वेश्चन मजाक कर दिया, 23 में 7 घटा दीजिए 16वां, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, आंसर 16। आगे खिसकाए थे तो पीछे घटाना था, है ना। कुछ लोग जोड़ देंगे तो 23 भी आएगा, लेकिन आंसर दिया नहीं था, सॉरी 30 दिया रहता। 16 व्यक्तियों की पंक्ति में एक अवस्थान बाईं ओर से 12वां है, तो दाईं ओर से स्थिति। होमवर्क, चलिए ये इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग। चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दें। कितने बच्चे चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दें। आपको मन कर रहा है इस क्वेश्चन को होमवर्क करने का, थोड़ा हिम्मत जुटा सकते हैं तो बताइए, तो हम इसको होमवर्क देने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चंस में होमवर्क करने का दिल कर रहा है तो जल्दी से बताइए।
लेकिन नहीं कर पाएंगे, इसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करते बताते हैं। छात्र और छात्राओं की एक कक्षा में अमर की रैंक 12वीं और मीता की रैंक 8वीं। छात्र और छात्राओं की कक्षा में, छात्रों में अमर की रैंक 6ठी और छात्राओं में मीता की रैंक 3री है, ध्यान रखिएगा। कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है, दूसरे छोर से अमर की रैंक छात्रों में 26वीं। ठीक है, एक स्टूडेंट का आया कि होमवर्क दे दीजिए, आप लोग और स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हो ना। यहाँ पे आपको 3 लाइन बनाना पड़ेगा, एक है कक्षा, एक है छात्र का, एक है छात्रा का। ठीक है, ये है कक्षा में रैंक, मतलब जिसमें लड़का लड़की दोनों होंगे। यहां पे हम लिख देते हैं लड़का और यहां लिख देते हैं लड़की। कह रहा है कि छात्र और छात्राओं की एक कक्षा में अमर की रैंक 12वीं और मीता की रैंक 8वीं है। मीता की रैंक 8वीं का मतलब मीता यहाँ पे होगी, 8वीं होने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और अमर का रैंक 12वीं, तो 8 9 10 11 12, अमर जी यहाँ पे बैठे। छोटा छोटा था इसलिए बना ही लिया डॉट डॉट लिख के। छात्रों में अमर की रैंक 6ठी है, अब छात्रों में अमर की रैंक 6ठी है, तो 1 2 3 4 5 6, अमर यहाँ पे। और छात्राओं में मीता की रैंक 3री है, 1 2 3, मीता यहाँ पे। ठीक है, कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है, कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है, कक्षा में मतलब इसमें। अच्छा, एक छोर से मीता का रैंक 8 है और एक छोर से 52 है। भाई एक छोर से 8 है तभी तो दूसरे छोर से 52 होगा, तो एक ही छोर से 8 एक ही छोर से 52, तो कुल तो तुरंत निकाल लीजिए, 52 8 60 में एक जाएगा तो 59। मतलब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 59। ठीक है, दूसरे छोर से अमर की रैंक छात्रों में 26 है, अमर की रैंक छात्रों में 26 है। पहले छोर से अमर की रैंक छात्रों में क्या थी? 1 2 3 4 5 6, और दूसरे छोर से कितना है रैंक भाई? 26। तो लड़का कितना है कक्षा में? 26 + 6 - 1, तो 26 6 32 में एक जाएगा तो 31। टोटल कक्षा में मतलब स्टूडेंट है 59, लड़का है 31, तो लड़की कितनी आ जाएगी? 59 में 31 घटाएंगे तो 28। आपने 3 चीज ले आए मजे मजे से, अब आपका हो गया काम आसान। यही लाना था एक्चुअल में, ठीक है, यही लाना था एक्चुअल में। अब आप उत्तर पे आइए, ऑप्शन पे। कक्षा में कितने छात्र हैं? छात्र, छात्र का मतलब लड़का है ना। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो लड़का कितना है भाई? देखिए 31, तो आंसर दे दीजिए 31। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन मीता की रैंक छात्राओं में दूसरे स्थान को दर्शाता है? मीता की रैंक छात्राओं में दूसरे स्थान को दूसरे छोर से दर्शाता है। अब देखिए, मीता का पहले छोर से कितना है भाई? 1 2 3, तो दूसरे छोर से कितना हो जाएगा? टोटल है 28, तो दूसरे छोर से कितना हो जाएगा? 28 में 3 घटा के 1 जोड़ दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, 26, तो क्या हो जाएगा? इधर से 26, तो मेरा आंसर हो जाएगा 26। क्लियर है भाई? 26 पे। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। मीता के पहले कितने छात्र थे? मीता के पहले कितने छात्र थे, मतलब लड़के। इस पे आइए, मीता से पहले कितने छात्र थे? तो एक बात सोचिए कि मीता से पहले लड़की कितनी है? मीता से पहले लड़की कितनी है? 2 ही है ना। और यहां पे दिख रहा है कि कितने लोग हैं मीता से पहले? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, जिसमें केवल और केवल 2 लड़की है ना। तो लड़के कितने होंगे मीता से पहले? 5, तो आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आएगा नहीं, आएगा नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आएगा नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। सीख लीजिए ना, आईएएस की तैयारी करना होगा तो आ सकता है। अमर और आखिरी रैंक यदि वह एक छात्रा की है तो बीच में कितने छात्र होंगे? होमवर्क दे दे 2 क्वेश्चंस बनाने के लिए, थोड़ा सा करिएगा भी ना तो मजा आएगा। इसको होमवर्क करिएगा, मैं दे देता हूं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, अमर और मीता के बीच में कितने छात्र होंगे, होमवर्क। मैंने सब कुछ बना दिया है, बस आपको काउंट करना है। काउंट तो कर लोगे ना भाई, इतना तो कर लेना। अमर के पहले कितनी छात्राएं हैं, होमवर्क। ठीक है, काउंट करना है आपको, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। कक्षा में कितने छात्र थे, तो अच्छा छात्र है, छात्र का मतलब लड़का, लड़का कितना था? तो इसका आंसर तो भाई देखिए दे ही देते हैं, इसका आंसर निकाल के ही रखा था मैंने, 31। तो कितना हो जाएगा? 31 ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दिस। आगे चलिए,
मीता और अमर के बीच कितनी छात्राएं हैं? होमवर्क। मीता और आखिरी रैंक के बीच कितनी छात्राएं हैं? होमवर्क। ठीक है, चलिए इतना मैंने होमवर्क दिया है और कुछ होमवर्क नहीं दिया है, बस आपको काउंट करने दिया, मैंने सब कुछ निकाल ही दिया है भाई। टोटल किसी का रैंक ऊपर से, किसी का रैंक नीचे से, सब निकला हुआ है, तो आपको बस आंसर देते जाना है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, उम्मीद है कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करना। विद्यार्थियों की एक कतार में बाएं से दिलीप का स्थान 10वां और जगदीश का स्थान दाएं से 20वां है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो जगदीश दाएं से 23वें स्थान पर हो जाता है। मैं ऐसा क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। तो कतार में कितने विद्यार्थी थे? ठीक, एक कतार में बाएं से दिलीप जो है ना, दिलीप जी जो है ना, वो कितना है? 10वें है बाएं से। और जगदीश, सॉरी बाएं से, जगदीश दाएं से 20वां है। जगदीश जो है ना, वो आपके बाएं से 20वां है। अब ये लोग आपस में स्थान बदलेंगे, बदलाइए इन लोग को आपस में स्थान। दिलीप यहां जाएगा और जगदीश यहां आएगा। यहां अब आएगा जगदीश और इधर जाएंगे दिलीप बदलने के बाद। तो कह रहा है जगदीश का जो है ना दाएं से स्थान 23 हो जाएगा। अब जगदीश जो है ना वो दाएं से 23 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। भाई देखिए, इस पोजीशन का बाएं से स्थान 10 है, इस पोजीशन का दाएं से स्थान 23 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 23 प्लस 10 माइनस 1, तो 33 में 1 जाएगा तो 32, आंसर हो जाएगा 32। इससे ज्यादा हाई लेवल का कर लिया एग्जाम्पल में, मतलब प्रैक्टिस में, कि हम मैंने ये तक बता दिया था कि आपको दिलीप का फिर बाएं से स्थान भी पता कर लोगे आप, या दाएं से स्थान भी पता कर लोगे, है ना। तो तब वो क्या करना है, अगर दिलीप का दाएं से स्थान पूछेगा पता करना हो, तो 32 में 20 घटा के और 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 13। और देख लीजिए 20 13 33 में 1 जाएगा तो 32 ही होगा। तनाव नहीं लेना, हर चीज बता दिया है, क्वेश्चंस है तो प्रैक्टिस करना है। देखिए ये स्थान बदलने वाला है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क जानबूझ के देके जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आज, बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो होमवर्क इसलिए दे रहा हूं। 147 पीपीटी है टोटल, इसमें सोचिए कितना क्वेश्चन लाया हूं। तो मेरा प्लान ही था कि होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप लोग का शिकायत रहता है ना कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। हाँ, इसको करेंगे, है इंटरचेंज वाला लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेलवे टिकट खरीदते समय राम टिकट काउंटर से 5वें स्थान पर था। वह अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे के स्थान पर आ जाता है, जिससे उसके आगे तथा पीछे व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती है। बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े थे? देखिए यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, राम जो है ना टिकट काउंटर से 5वें स्थान पर खड़ा था, तो राम था 1 2 3 4 5, यहाँ पे राम जो है ना टिकट लेने के लिए खड़ा था। क्लियर, एकदम ध्यान से सीखिएगा। वह अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे के स्थान पर आ जाता है। भाई उसके पास कई बार होता है ना, हम लोग लाइन में लग जाते हैं लेकिन पैसा ही नहीं होता जेब में, फिर मेरा नंबर आता है तो हम बोलते हैं भाई थोड़ा पीछे चले जाओ, फिर आइडिया लगता है अरे मेरा दोस्त पैसा लेके आ रहा है, तो हम बोलते हैं भाई आप आगे चले जाओ, मेरा अभी थोड़ा सा वक्त। तो राम क्या किया ना, 4 व्यक्तियों के पीछे चला जाता है। जैसे राम यहां से खिसकेगा तो यहाँ कोई तो व्यक्ति आएगा ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति उसका स्थान ग्रहण किया, तो इससे 4 व्यक्ति के पीछे आता है। देखिए 4 व्यक्ति के पीछे स्थान पर आता है, तो 1 2 3 4। अब राम यहाँ पे आ गया एक्चुअल में, अब राम यहाँ पे नहीं है, अब राम यहाँ पे। कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, यहां से 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और राम को 1 पोजीशन और आगे बढ़ा देते हैं। भाई ये पोजीशन क्या वेकेंट रहेगा? इस पोजीशन पे कोई तो व्यक्ति आएगा ना, तो उसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, राम एक्चुअल में यहाँ आया। ठीक है, अब कह रहा है उससे आगे तथा पीछे के व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती। आगे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आगे 8 पीछे। तो कह रहा है कितने लोग खड़े हैं, तो 8 8 16, राम का 1 पोजीशन, तो 8 8 16 1 17, तो टोटल है 17। कुछ लोगों का आंसर 19 भी आएगा।
लेकिन आंसर है 17, 19 मत लाइएगा, रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने इसको बताया, बोला कि इसको बताऊंगा। समझ रहे हैं ना, मेरे तरीके में कहीं कुछ आपको गलती और गुंजाइश की संभावना नहीं बनेगी गलती की। क्लियर है, आगे चलिए। किसी व्यक्ति में पंकज की रैंक बाईं ओर से 5वीं तथा शुभम की रैंक दाईं ओर से 6वीं है, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो पंकज का रैंक बाईं ओर से 13वीं हो जाता है, तो शुभम का दाईं ओर से रैंक क्या होगा? होमवर्क है। हाँ, इसको करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जे तथा पी का स्थान आपस में बदल दिया जाए, साथ ही एल तथा ओ और एम तथा एन का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो बताएं कि किन दो अक्षरों के बीच में होगा। कुछ बच्चे इतने परेशान हो जाएंगे इसको बनाने में कि पूरा अल्फाबेट लिखेंगे। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है ना, समझिए। वो कह रहा है कि के किन दोनों अक्षरों के बीच में होगा। के पहले रियल में किसके बीच में होता है? जे और एल के बीच में, है ना, जे के एल। अब जे का मतलब यहाँ क्या है? जे और पी आपस में स्थान बदलते हैं, मतलब जे पी बन गया और एल क्या बन गया? ओ बन गया। तो अब रियल में के किस दोनों के बीच में होगा? तो पी और ओ के बीच में होगा। आ गया, 1 मिनट में भी नहीं, 10 सेकंड। नहीं तो बैठ के अल्फाबेट लिखते रहो, अगर आपको बनना है बेवकूफ स्टूडेंट, और अगर मेरे से पढ़ना है तो स्मार्ट स्टूडेंट बनो, है ना भाई। मजा तो आ ही रहा होगा, मुझे भी मजा आ रहा है मुझे भी मजा आ रहा है मतलब बना के। मैं कभी कभी, पता है, टीचर नो है ना, वो भी एक स्टूडेंट ही होता है, नहीं होता? हम भी तो सीख ही रहे हैं ना। कभी भी टीचर अगर ये कहे कि भाई मैं टीचर हूं, तो टीचर टीचर नहीं होता, वो भी एक स्टूडेंट ही होता है। वो भी कहीं ना कहीं आपसे सीख रहा है ना, और क्लास में पढ़ाने के दौरान भी सीख रहा है। तो मैं भी मजा ले रहा हूँ पढ़ाने के दौरान, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी मजा आ रहा है। तो आपको आ रहा है तो मुझे भी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे। व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और बी बैठे हैं, ए का स्थान बाईं ओर से 18वां, बी का स्थान दाईं ओर से 24वां है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 31वां हो जाता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है ना, तो बनाते हैं। कह रहा है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और बी बैठे, ए का स्थान बाईं ओर से 18वां है, ए का स्थान बाईं ओर से 18वां। भाई जैसे मैं पढ़ाता हूं ना वैसे बनाना, जैसे बोले ना बायां तो एरो बाएं से बना देना, याद रहेगा। और बी का स्थान दाईं ओर से 24 है, तो बी का स्थान दाईं ओर से 24 है, यहां बी लिखना। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, भाई स्थान बदलेगा, ये लोग, बी यहां आएगा और ए यहां आएगा, तो ए का स्थान बाईं ओर से 31वां हो जाता है। ए का स्थान बाईं ओर से 31 हो जाता है, ए का स्थान अब बाईं ओर से 31 हो गया। मेरे भाई एक पोजीशन का स्थान बाएं से 31, एक पोजीशन का स्थान दाएं ओर से 24, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? तो 31 + 24 - 1, तो 55 - 1 54। तो पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल? 54। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा? टोटल है 54, बी का नया स्थान दाईं ओर से, तो बी का नया स्थान दाईं ओर से कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बी का पहले ये सोचिए कि ए का स्थान बाईं ओर से 18वां था, मतलब इस पोजीशन का स्थान बाईं ओर से 18वां है, तो इसी पोजीशन का दाईं ओर से स्थान क्या होता है मेरे भाई? 54 में 18 घटाएंगे, 14 में 8 गया 6, 5 में 1 गया 4 और 1 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 47। तो इसका स्थान दाईं ओर से 47 होगा। किसी को कोई परेशानी है तो हाथ उठाइए, वैसे हाथ उठाइएगा तो देख नहीं पाएंगे, बट बढ़िया क्वेश्चन है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या मैंने ले आया था 54, तो 54 आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ए तथा बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो भाई बदलने से पहले की बात हो रही है, बदलने के बाद की नहीं। कितने लोग बैठेंगे भाई? तो देखिए 54 है टोटल, 18 24 जोड़ेंगे, पहले ये देखेंगे ओवरलैप वाला केस तो नहीं है, 8 4 12 42,
42 है मतलब ओवरलैप वाला केस नहीं है। टोटल है 54 और 42 ये दोनों को मिला के है, तो 54 में 42 घटा दीजिए तो कितने लोग बीच में होंगे भाई, यहाँ पे 12 लोग बीच में। कितने लोग होंगे, 12 लोग। ठीक है ना, आंसर 12। ओवरलैप है कि नहीं कैसे चेक करते हैं पता है ना। चलिए हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है, कल भी हम इसको करेंगे है ना, कल भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है जब तक खत्म नहीं हो। रैंकिंग को जानबूझ के इसलिए आसानी से पढ़ा रहा हूं ना, इससे आपका माइंड का भी ग्रोथ होगा। आप जितना करोगे ना उतना मजा आएगा। अच्छा ऐसा तो नहीं लगता क्लास में मैं केवल पढ़ाता रहता हूँ, बातचीत करता ही नहीं हूँ आप लोगों से, या हंसी मजाक करता नहीं हूँ, मुझे आता नहीं एक्चुअल में। कुछ बैच में शिकायत रहता है, बहुत सीरियस टीचर है, बातचीत नहीं करते, हंसी मजाक नहीं करते, केवल पढ़ाते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना आपकी बैच में शिकायत, जल्दी से बता दीजिए, ऐसा शिकायत आपके बैच में है क्या मेरे से। ऐसा शिकायत आपको मेरे से है क्या, कोई बोलता ही नहीं है पता है। मुझे लगता है आप लोग सारे लोग मेरे से नाराज हो, बस पढ़ा रहे है ना। चलिए, किसी पंक्ति में बाएं छोर से ए का स्थान 15वां, दाएं छोर से बी का स्थान 20वां, इन दोनों के बीच 6 व्यक्ति है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। इस क्वेश्चन को पता है करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये क्वेश्चंस में क्यों मैंने बोला करेंगे। किसी पंक्ति में बाएं छोर से ए का स्थान 15, बाएं छोर से ए का स्थान 15, दाएं छोर से बी का स्थान 20, इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं मेरे भाई, 6 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, कितना आसान क्वेश्चन है। 15 20 और 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 41। आंसर लगा दीजिए। हम कहेंगे गलत, मैंने कह दिया गलत। क्यों कह दिया गलत पता है, आप भगवान हो, ओवरलैप भी तो हो सकता है। आप भगवान हो, आपको पता है कि ओवरलैप नहीं हुआ था। तो पहला आंसर तो 41 आया। दूसरा भी ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा कि ए का स्थान बाएं ओर से 15वां, बी का स्थान दाएं ओर से 20वां, ओवरलैप कर गया। आप ये ऐसे ओवरलैप करके इसके तरफ आ गया 20, कौन, बी। इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है। कह रहा है कि टोटल इसमें कितने होंगे, तो देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये 15 है ना, इस दोनों के बीच में 6 व्यक्ति है, तो ये या तो इधर से इधर चला जाए या इधर से इधर चला जाए। तो मान लेते हैं ये इधर, यहां से यहाँ 15 है, तो पीछे कितना हो जाएगा, देखिए 14 13 12 11 10 9 8, मतलब ये जो पोजीशन है ना, ये बाएं ओर से कितना है 8, ये पोजीशन बाएं ओर से 8 है, ये पोजीशन दाएं ओर से 20 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 20 + 8 और -1, तो 27। हम कहेंगे इसमें पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 27 है, यहाँ पे 41 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा या तो 41 या 27। समझ में आया। लेकिन अगर कह देना कि अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, अगर क्वेश्चंस में ये पूछता कि अधिकतम तो 41 और क्वेश्चंस में ये पूछता कि न्यूनतम कितने हैं तो 27। क्वेश्चंस पे नजर रखिएगा, यहाँ पे ना अधिकतम है ना न्यूनतम है, इसलिए मेरे को बताना पड़ा कि आइदर 41 आइदर 27। अगर पूछता मैक्सिमम तो 41, अगर पूछता मिनिमम तो 27। सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा। अच्छा श्रुति राज बोलती है क्या ही बात करेंगे जब एक दूसरे को देखे नहीं है, गलत। रीजनिंग के टीचर हैं आप, मुझे देख रहे हो, गलत हो गया ना, यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जूम सेशन में अगर मुलाकात होती है तो मैं आपको भी देखूंगा। हो गया ना यहाँ पे थोड़ा सा गलत, रीजनिंग पढ़ के भी ये गलती कर दी कि एक दूसरे को देखे भी नहीं है। आप तो मुझे देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन पे देख रहे होगे, अगर लैपटॉप में देख रहे होगे, मोबाइल में देख रहे होगे, तो छोटे में भी देख रहे होगे, लेकिन देख तो रहे होगे। अगर यूट्यूब पे भी मुझे देखना है तो जाके देख सकते हो, मैं यूट्यूब पे भी दिखूंगा। दृष्टि IAS के चैनल पे जाइए, मुझे ढूंढ लीजिए, या संजूर CSAT सर्च कीजिए, मिल जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पे भी मुझे ढूंढना है तो आप ढूंढ लीजिए, मेरा नाम सर्च कीजिए संजूर
सी सेट, यूट्यूब पे बस इतना लिख दीजिए, मैं खुद ही दिख जाऊंगा आपको, संजूर सी सेट, यूपीएससी सी सेट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढ लीजिए, दृष्टि आईएएस के चैनल पे मुझे ढूंढ लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, बहुत फनी वीडियो, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ यूपीएससी के, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ। दृष्टि पीसीएस के चैनल पे मिल जाऊंगा, दृष्टि टीचिंग एग्जाम के चैनल पे मिल जाऊंगा, जो आप लोग फॉलो कर भी रहे होंगे, मैं वहां पे भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको हर जगह दिखेंगे, दृष्टि के हर यूट्यूब चैनल पे दिखेंगे, जितने भी दृष्टि के यूट्यूब चैनल है सबको खोलिएगा, मैं दिख जाऊंगा, हर जगह दिखूंगा। सीटेट पढ़ाता हुआ दिखूंगा, यूपीएससी पढ़ाता हुआ दिखूंगा, पीसीएस पढ़ाता हुआ दिखूंगा, है ना, बीएड पढ़ाता हुआ दिखूंगा, यूजीसी नेट पढ़ाता हुआ दिखूंगा, सब जगह दिखूंगा मैं। तो आप ढूंढ लेना मुझे, ठीक। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलिए। लड़कियों की एक पंक्ति में जे का स्थान बाएं से 9वां और के का स्थान दाएं छोर से 16वां है। यदि जे और के के बीच में 10 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या क्या है। देखिए, फिर ओवरलैप वाला केस और नो ओवरलैप वाला केस, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन यही होना चाहिए, है ना। तो होमवर्क है ये, आप करिएगा, इसमें भी न्यूनतम और अधिकतम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि दिया नहीं गया है, तो आप करिएगा। किसी पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं, आदित्य दाएं से 38वें स्थान पर बैठा है जबकि विक्रम बाएं से 27वें स्थान पर बैठा है। यदि सचिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में है तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा, इसको करेंगे। जो क्वेश्चंस करने लायक होता है ना वो मैं कर देता हूं, है ना, कि आपको ऐसा ना लगे कि छोड़ दिया मैंने कुछ। सर क्या करें, फेस टू फेस ही बात कर पाते हैं, नहीं तो कुछ लिखते हैं, आप कुछ समझ आता है कुछ नहीं। अच्छा, लिखते हैं आप कुछ समझ आता है कुछ नहीं। अच्छा, समझ नहीं पाया आपकी बात, लैंग्वेज ही समझ नहीं पाया। अच्छा, मैटर है आपके बात ना करने की। अच्छा हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में ये सुविधा नहीं है। ऑफलाइन में तो मैं कर लेता हूँ बच्चों से बात, है ना, मिलता भी हूँ, बच्चों की दुख परेशानी भी सुनता हूँ, है ना, बच्चे के दुख परेशानी का सॉल्यूशन भी बताता हूँ, बच्चे खुश भी रहते हैं। तो ऑफलाइन में तो मैं मिल लेता हूँ बच्चों से, ऑनलाइन में ये डिफिकल्टी है, बट कोई बात नहीं, चलता है, हर चीज का एक अपना महत्व है। और किसी को कोई दुख परेशानी इस क्वेश्चंस के बाद होगा तो हम क्लास ही खत्म कर देंगे, फिर हम अगले क्लास में देखेंगे, है ना। किसी पंक्ति में 50 विद्यार्थी है, आदित्य दाएं से 38वें स्थान पर बैठा है जबकि विक्रम बाएं से 27वें स्थान पर है। यदि सचिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में है तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। एक पंक्ति में 50 लोग हैं, आदित्य दाएं से 38 है, दाएं बाएं का ध्यान रखिएगा ना, गलती नहीं करिएगा। आदित्य दाएं से 38 है, जबकि कह रहा है विक्रम जो है ना वो बाएं से 27वां पे है, तो कहेंगे कि विक्रम मान लेते हैं यहां पे हो, और ये क्या है, बाएं से 27वें स्थान पर हो, और सचिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो, बीच का मतलब यहां पे सचिन हो, तो कह रहा है कि उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ओवरलैप वाला केस है या नहीं है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 27 38 8 7 15 3 2 5 1 6 65 हो जाता है, इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब ओवरलैप होगा, मतलब कोई किसी को ओवरलैप करेगा। तो चलिए हम सचिन को ही ओवरलैप करा देते हैं, सचिन का स्थान बाएं से 27वां है, तो ऐसा करते हैं सचिन को बाएं से 27वां स्थान पे बैठा देते हैं, यहाँ पे सचिन, ठीक है ना, 27वें पोजीशन पे बाएं से। बिल्कुल ठीक में कौन बैठा है बीच में, सचिन नहीं है, सॉरी, कौन है भाई, विक्रम है, सचिन तो बीच में बैठा है ना, विक्रम। सबसे पहले ओवरलैप चेक कर लीजिएगा, है ना, सचिन यहां बैठा है बीच में, कह रहा है कि सचिन का दाएं से पोजीशन बताइए, तो सचिन का पहले पोजीशन पता लगे तब तो बताऊं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल 50 लोग हैं,
तो हम कहेंगे 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि मान लेते हैं कि इस पोजीशन का दाएं से पोजीशन बता है, सॉरी इधर से दाएं से पोजीशन पता है 38, तो इसी स्थान का बाएं से पोजीशन कितना हो जाएगा? तो 50 में 38 घटाइए, कितना हो जाएगा? 12, और 1 जोड़ दीजिए तो 13। तो इसी पोजीशन का बाएं से स्थान हो जाएगा 13, ठीक है ना भाई, 13 है। और इसी पोजीशन इस पोजीशन का बाएं से स्थान 27 है, यहाँ 13 है, यहाँ 27 है, तो बीच में कितने लोग बैठे होंगे भाई? 13 और 27 के बीच में कितने लोग आएंगे? देखिए 27 में 13 घटा दीजिए तो 14 लोग बीच में बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं बीच में? 14, है ना भाई, 14 लोग यहाँ पे बीच में बैठे हैं। 13 के बाद देखिए 14 लोग, अच्छा 14 लोग नहीं, 13 लोग ही बैठेंगे ना, 13 लोग ही बैठेंगे ना, क्योंकि 13 13 26 और एक 27वां पोजीशन ये हो जाएगा, है ना, तो इसमें एक घटाएंगे भी ना, तो 13 लोग बैठे हैं। तो देखिए 13 पोजीशन यहाँ है और 13 लोग बैठेंगे, तो 13 13 26 और 27वां पोजीशन पे विक्रम बैठा है बाएं से। अब इस दोनों के बीच में 13 लोग बैठे हैं, तो सचिन एकदम बीच में बैठा है। तो सचिन अगर बीच में बैठा है तो सचिन के पहले 6 लोग और सचिन के बाद 6 लोग, और सचिन का पोजीशन 1, तो 6 6 12 1 13, मतलब सचिन का पोजीशन कहां पे है? यहाँ पे। और सचिन से पहले यहां तक 6 लोग, सचिन से बाद यहां तक 6 लोग। सचिन का पोजीशन दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से कितना होगा? तो देखिए दाएं से ये पोजीशन अब आपको पता है, नहीं पता है ना, ये बाएं से पोजीशन पता है, तो बाएं से अगर 27वां पोजीशन है तो दाएं से कितना पोजीशन हो जाएगा भाई? 50 में 27 घटा के 1 घटा दीजिए, तो 27 23 और 1 24, तो ये पोजीशन दाएं से फिलहाल 24 है, और सचिन तक पहुंचने के लिए 6 जोड़ेंगे और एक सचिन का पोजीशन, तो 24 6 30 और 31, तो मेरा आंसर हो जाएगा सचिन 31वें पोजीशन पे दाएं से बैठा है। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, लगा होगा बट आसान है। जी अब रहने दीजिए, आज के लिए इतना क्वेश्चंस काफी, हाँ यहीं पे खत्म कर दिए, हो गया, बस इस क्वेश्चंस को करके छोड़ ही रहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस क्वेश्चन नहीं समझे होंगे तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, या कल आते ही बताइएगा कि इसको दोबारा समझना है, मैं बता दूंगा। फिलहाल कोशिश करिएगा दोबारा वीडियो देख के समझने की। समझ जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं समझते तो तनाव मत लीजिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेंगे कल, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग जल्दी से मैसेज करके बताइए कि आज आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई हमसे शिकायत या किसी को कोई दुख है तो बताइए, हम उसका समाधान निकालेंगे अगली क्लास में। तो आज आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे, मुझे पता है, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा, और अच्छे से इसी तरह आप हमारी क्लास को एंजॉय करते रहिए। विश्वास रखिए 50 में 44-45 नंबर इस बार आपको आने वाले हैं जून में। तो बस मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने जाइए, भूख लग गई होगी, मैं भी चला, और कल मिलूंगा आपसे उसी टाइम पे एक नए सेशन, एक नई एनर्जी और एक नई क्लास के साथ, इसको करते हुए, इसके जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसको करते हुए। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए।